देखो, बात ना करो, सुनो। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड में जो मेंस का पीसीएस होगा ना, उसमें क्वेश्चन एक पक्का तय है इसमें से। समझ में आई बात? या क्योंकि उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ से बाढ़, भूस्खलन, आपदा, इनसे कभी रोका नहीं जा सकता। समझ में बात? या कभी भी नहीं, आगे ही आगे, याद रखो। हाँ, चेतावनी दे सकते हैं। समझ में आई बात है? आती है तो रोका क्यों नहीं जा सकता भाई? प्राकृतिक आपदा, दूसरी भाषा में से कहते हैं भगवान की देन। सही बात है। आपदाओं पर किसका असर होगा, तो इसे समझना पूरा का पूरा। आज हम इसका एक ही पूरा का पूरा तैयारी करने की खास बात क्या हो मेंस की, यहाँ तो सुन लेना चाहिए। मेंस की खास बात यही हो कि स्टार्टिंग में ना पूरा थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट निकाल लो पूरा का पूरा। तो मैं पहले तुम अगर प्राकृतिक उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं में आया तो पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन तुम्हें तैयार करवाता हूँ और समझाता भी हूँ। फिर उसमें तो कुछ छोटे छोटे फिल्म्स के लिए जो फैक्ट हो, छोटे छोटे फैक्ट हो जो पेपर में काम किया जा, जहाँ वो जो काम का होगा मैं बता के चलूंगा पूरा का पूरा। लेकिन स्टार्टिंग में जो दूसरा बच्चा वो चाहे तो स्किप कर सकता क्लास को। क्यों कर सकता? क्योंकि मेंस काम मैं चाह रहा हूँ लिखवा दो, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा लिखवा दो। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपदा को सारे डेटा का इस्तेमाल करना, क्या क्या सवाल पूछ सको वो बता दूंगा मैं। समझ में आई बात है? इतनी चीजें पता होनी चाहिए आराम से लिखने के लिए। उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस उत्तराखंड पीसीएस हर साल होगा ही होगा भैया, ये तो तय है, फिक्स कर लो अच्छी तरह। तो इसलिए हम मेंस का भी थोड़ा थोड़ा देख लो कैसे कैसे करना। ठीक, तो अब हम समझते हैं क्या जानते हैं कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की स्थिति क्या है, और उसके बाद हम कितनी प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं। आपदा किसे कहते हैं? एक प्रकार की दुर्घटना हो जो कभी ना तो किसी से पूछ कर होती है ना किसी को बताकर होती है। सही बात है, दुर्घटना की यही खास बात हो, ना तो कभी किसी से पूछ कर होने की ना कभी किसी को बता कर होने की। आज यही समझना हो कि प्राकृतिक आपदा, उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा हो। यहाँ से नंबर फर्स्ट, यहाँ सुनामी तो आने वाली नहीं है क्योंकि समुद्र थोड़ा ही है यहाँ से। भूकंप खतरनाक आपदा है यहाँ के लिए। भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसे बोल लो, पहाड़ का खिसक जाना, वो भी खतरनाक आपदा। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जिसे बोल लो, ओले पड़ जाना, वो भी भयंकर चीज है यहाँ। बादल फटना, बिजली गिरना, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं और कुछ मानव जनित आपदाएं भी हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं, उनसे बचना सीखना। मानव जनित आपदा से बचा जा सके, क्योंकि जो मानव ने समस्या उत्पन्न करी तो हम कर सके ना यार, सही, उससे तो बचा जा सके। लेकिन समस्या उससे जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, बादल फटने पर किसकी रोक? किसी की भी नहीं है ना। सही बात है। बादल फटना हुआ, अतिवृष्टि हुई, केदारनाथ के अंदर जो बाढ़ आई 6,000 गांव को तबाह करके चली गई। पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा थी वो, पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा। तो यही समझना हम, उत्तराखंड के अंदर जो भूकंप आया था कभी किसी जमाने के अंदर, सबसे बड़ा भूकंप आया था, 9 तीव्रता का भूकंप 1803 के आसपास। उसे भी देखा जा सके भयंकर तरीके से। 1803 के आसपास भूकंप आया था। कब आया था? 1803 में, उत्तरकाशी के आसपास पूरा एरिया तबाह कर दिया था। समझिए, बहुत भयंकर 9 तीव्रता का भूकंप। अब तुम्हें बताऊंगा 9 तीव्रता का भूकंप क्या हो, 5 तीव्रता का भूकंप क्या हो, 5 से नीचे की तीव्रता का भूकंप क्या हो, भूकंप जोन क्या हो, हम कौन कौन से भूकंप जोन में हो, इस टाइम हम कहाँ बसे हुए, कि अगर यहाँ आपदा आई तो कितना असर होगा, ये भी जान लेना। समझ ये बात है? वहाँ तो छोटे छोटे फैक्ट भी आओ, कैसे कैसे कर चलना। भूकंप को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करो, कैसे भूकंप को मापा जा, वो सब चीज़ बताऊंगा मैं तो अच्छे तरीके से। बात समझ में आई है? उसके बाद उत्तराखंड की सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है ना, एक तो पहले पहले भारत सरकार के बारे में जानेंगे। भारत सरकार ने क्या करा आपदाओं से बचने के लिए। फिर उत्तराखंड की सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में, 8-10 साल में, जब जून 2013 में जो बाढ़ आई थी 2013 में केदारनाथ के अंदर, उसके बाद सरकार के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स किए गए और क्या क्या प्रयास करे गए वो भी तुमसे पूछे जाएंगे। फिर तुम्हें बताऊंगा तुम क्या कर सकते हो, उपाय क्या दोगे अपनी तरफ से। अगर कल को तुम उत्तराखंड के अंदर एसडीएम बना दिया जाए तो ये बताओ, अगर बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे, वो भी तो बहुत जरूरी हो। अपने सुझाव देना, समझ बात है? वो सबसे लास्ट में अपने सुझाव क्या करोगे। ठीक, लेकिन ये पता होना चाहिए तुम, उत्तराखंड के अंदर प्राकृतिक आपदाओं पर कंट्रोल करने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया मॉडल को अपना रखा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसा मॉडल है बिल्कुल सेम ऐसा मॉडल अपना रखा। हमने पता क्या कर रखा, एक तो राज्य के अंदर प्राधिकरण बना रखा है, राज्य का पूरा प्राधिकरण बना रखा है। अलग अलग नहीं समझ जाओ, अलग अलग तरीके से जिले के अंदर भी कमेटी बना रखी है हमने। मैम अलग अलग 10 जिलों को ना अलग तरीके से बांट रखा हमने। पूरी रडार रडार तो मंसूरी के अंदर हमने रडार लगा रखा है, लाल टिब्बा के अंदर, उससे निगरानी रखी जाए पूरा का पूरा। आज यही समझना, दामिनी नाम का हमने ऐप भी लॉन्च कर दिया। ये अच्छी तरह जानेंगे, बहुत डिटेल वाइज क्रम वाइज तरीके से चलेंगे। दामिनी नाम का ऐप 40 किलोमीटर के एरिया में अगर ये समझ जाओ कहीं भी बिजली गिरेगी ना तो पहले ऐप पर मैसेज आ जाएगा, पहले चेतावनी दी जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है ना, इस एरिया में बिजली गिरने वाली है। दामिनी ऐप बहुत सारे काम करे हमने, ये जानेंगे हम अच्छी तरह क्या क्या काम करे उत्तराखंड की सरकार ने, हमने मतलब उत्तराखंड की सरकार ने। लेकिन वही है, मैंने कहा ना मेंस में क्वेश्चन आगा तो कैसे क्रम वाइज सिस्टमेटिकल तरीके से चलना। मेंस में वही बच्चा लिख सके जिसे पहले से डेटा याद होगा, और याद करने के लिए कॉपी में लिखा होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई क्या? समझ में आया नहीं? यहाँ क्या बोलने जा रहा है?
तो आज की हेडिंग हमारी, कॉपी में हेडिंग बना लो, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। क्या हेडिंग बनानी? प्राकृतिक आपदा। ये हेडिंग बनानी प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ तुम्हें जो भी लिखवाया जाएगा ना, ठीक है, 3 या 4 लाइन लिखवाई जाएगी स्टार्टिंग में। जब भी उत्तराखंड के अंदर आपदा के ऊपर क्वेश्चन लिखने वाला, तो इसी लाइन को तुम उसमें इस्तेमाल कर सको इंट्रोडक्शन में। याद रखना बात, दोबारा फिर समझा रहा हूँ। जो मैं शुरू की 3-4 लाइन लिखवाऊंगा, उन्हें इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करा जा सके। समझ ही बात है? लिखो लिखो। पहली बात ये बताओ, यहाँ की ना उत्तराखंड की पूरा क्षेत्र, बस हरिद्वार को छोड़ दो, तुम उधम सिंह नगर को छोड़ दो, और भाई ये देहरादून का कुछ इलाका छोड़ दो, बाकी पूरा इलाका उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जो भौगोलिक संरचना ना, वो विशिष्ट भौगोलिक संरचना, और जो विशिष्ट भौगोलिक संरचना ना, तो बाढ़ को रोक पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। जैसी वहाँ की स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, उस हिसाब से वहाँ बाढ़ आ गई। हाँ, चेतावनी दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ अनेक प्रकार की आपदाएं आती है, ठीक है। लिखो उसमें, विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण, 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 ज्यादा नहीं लिखूंगा, गौरव मत, 3-4 लाइन में। विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण प्रदेश को, प्रदेश मतलब समझिए ना उत्तराखंड को, प्रदेश को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। परीक्षा में भी लाइन लिखी हुई है, लेकिन उसमें से काम की चीज निकालनी बस मुझे। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास नोट्स हो ना पहले, तो रास्ता आसान हो जाए। प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अत्यधिक जनधन की हानि होती है, जिससे अत्यधिक जनधन की हानि होती है, जिससे अत्यधिक जनधन की हानि होती है। फिर मेरे पास टाइम नहीं मिलने का यार, मैं कौन पढ़ागा फिर मैं इसके लिए अलग, मैं तो यूँ कह दूंगा यहाँ से पढ़ लो, सेक्शन को यहाँ से पढ़ लो यार, ठीक। जनधन की हानि होती है, लिख देना यहाँ तक। यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना असंभव है, यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना असंभव है, यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना असंभव है। साधारण लाइन कोई भी समझ लेगा भाई, लेकिन लिखी होनी चाहिए नोट्स में मेंस के लिए। समझ में आया बात यार? फिर भी तैयारी कोमा लगाओ, फिर भी तैयारी कोमा लगाओ, बचाओ, राहत कार्य, राहत कार्य, कोमा पुनर्वास, कोमा पुनर्वास, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है, पुनर्वास आदि के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, आदि के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अच्छी चीज कहीं की भी हो, किसी भी किताब की निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। याद रहेगी बात या? अब देखो अब राज्य के अंदर यूं तो है नहीं कि जो केवल एक ही घटना होगी। जब ये समझ जाओ जिस एरिया में भूकंप आगा ना, भूकंप आया, पहाड़ ऐसे हिलने डोलना स्टार्ट हो गए, तो ये समझ जाओ फिर वहां भूस्खलन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब भूस्खलन क्या हो? पहाड़ का खिसकना, इंग्लिश में लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड, जैसे वायनाड के अंदर हुआ। तो हर एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई, हर एक आपदा दूसरी आपदा से जुड़ी हुई, समझिए। और पूरे एरिया में वहां पता क्या होगा? वो पहाड़ टूट कर नदी में गिर जाएगा, पानी छलक का आगे बढ़ जाएगा, सही हो सकता है ग्लेशियर टूट जाए, फिर वो पहाड़ के पास ग्लेशियर भी था, वो भी टूट गया, सारी घटना एक साथ होगी। हो सकता है उस एरिया में नदी का भाव ज्यादा बढ़ जाए, आगे जाकर फिर बाढ़ भी आ जाएगी। समझ में आई बात? तो जितनी भी आपदाएं हैं सब एक दूसरे से संबंधित है, हर एक दूसरे से टच करती है सारी भी आपदाएं। एक साथ अगर एक आपदा आ गई ना, तो समझो अन्य आपदाओं को एक साथ लेकर चली जाएगी। बात समझ नहीं है? ठीक। और राज्य में क्या क्या होगी, कौन कौन सी आपदाएं ज्यादा देखी जाती है हमारे राज्य में, उत्तराखंड के अंदर?
एक तो होगा हमारे पास एक तो भूकंप, सबसे बड़ी समस्या। भूकंप नंबर जोन 4 और 5 में हो। भूकंप नंबर जोन और 4 और 5 का मतलब क्या हो? 5 जोन हमारे पास, अब तो 4 ही जोन कर दिए गए। एक तो हो पहला जोन, एक हो दूसरा, एक हो तीसरा, एक हो चौथा, एक हो पांचवा। जैसे जैसे इसे और बढ़ते जाओगे ना, जोन नंबर 1, जोन का मतलब वो एरिया, पूरे भारत के अंदर पूरे भारत को बांट दिया गया 5 क्षेत्रों में, कि इस क्षेत्र में जहां 5 से कम तीव्रता का भूकंप आएगा, तीव्रता का मतलब भी बताऊंगा क्या हो, जहां से 5 से कम तीव्रता का भूकंप आएगा उसे जोन नंबर 1 में रखा गया। अभी जोन नंबर 1 की मान्यता भूगोलवेताओं ने खत्म कर दी। उन्होंने कहा जोन नंबर 1 का कुछ होता नहीं। सही बात है, जोन नंबर 1 को और 2 को मिलाकर एक ही बना दिया। याद रहेगी बात, वो बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, अब 1 और 2 को मिलाकर उन्होंने 1 और 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 तीव्रता का भूकंप तो आता रहता है, छोड़ दो उसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 और 2 को मिला दिया, जैसे जैसे 5 की तरफ बढ़ते जाओगे ना, भयंकर तीव्रता का भूकंप आएगा। 5 तक पहुंचते पहुंचते 9 तीव्रता का भूकंप आएगा, और जिस एरिया में 9 तीव्रता का भूकंप आएगा ना, तबाही ला जाएगा। 7.5 तीव्रता का भूकंप 2015 में नेपाल में आया था, काठमांडू में। पूरा काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू हिला कर रख दिया सर, ऐसी तैसी करके मार दी उसकी। समझ नहीं बात है क्यों? क्योंकि जो नेपाल है ना, वो जोन नंबर 4 और 5 के अंदर मौजूद है। नेपाल जोन नंबर 4 और 5 के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो भूकंप, वो रिंग ऑफ फायर मारते हैं प्रशांत महासागर की पेटी में। प्रशांत महासागर, वर्ल्ड का मैप देखो, वो रहा देखो साइड में, दिखाई दे रहा है, वो रहा। यहाँ सबसे भयंकर भूकंप आते हैं, रिंग ऑफ फायर इसे बोल लो। समझ नहीं बात है? ये इंडोनेशिया दिख रहा है पूरा का पूरा भयंकर, ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाए जापान की तरफ, ये पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर में स्थित। याद आएगी वर्ल्ड मैप में? समझ में आई बात? दोबारा फिर समझो, सुन लो, जितनी बातें बोलोगे इतनी नॉलेज होगी तुम। जोन नंबर 1, 2 इन मिलाकर एक ही जोन बना जाएगा। जोन का मतलब एरिया। ठीक, तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ पूरा का पूरा मैप, उत्तराखंड भारत का मैप दिखाता हूँ, और 5 के 5 जोन दिखाता हूँ तुम्हें कौन कौन सा कहाँ से, ताकि तुम्हें अनुभव आभास हो सके कहाँ कहाँ से। दूसरे नंबर तीसरे नंबर का जो दूसरे नंबर, पहले दूसरे नंबर को तो मिला के एक ही बना देगा। फिर तीसरे नंबर का जो जोन होगा उसमें उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को रखा गया। 4 और 5 में उत्तराखंड के क्षेत्र रखे गए। तो जोन नंबर 3 भारत के, जोन नंबर 3 है ना, उत्तराखंड के अंदर नहीं आता, भारत के दूसरे हिस्से आते होंगे। भारत दिखाई दे रहा है पीछे, देखो भारत का नक्शा देखो पूरा का पूरा। इसमें जो उत्तराखंड है नहीं, उत्तराखंड के कुछ हिस्से ऐसे जो जोन नंबर 5 4 मांगे, जोन नंबर 5 मांगे, तो उत्तराखंड के कुछ हिस्से ऐसे वही जानेगा। जोन नंबर जो 4 और 5 मांगा ना, इतना भयंकर होगा ना भाई साहब, यहाँ से 7 तीव्रता से नीचे का भूकंप आगा। जोन नंबर जो 4 मांगा, 5 मांगा तो 9 तीव्रता तक के भूकंप आ सका वहां। और खतरनाक बात, यहाँ जहां तुम बैठे हुए बसे हुए ना इस एरिया में, हरिद्वार वालों को छोड़ दो, तुम तो सेफ हो। देहरादून से पड़ जाओ, देहरादून, टिहरी, ये पूरा का पूरा पौड़ी हुआ, इस पूरे बेल्ट है, पूरी पूरी चमोली हुआ, इस पूरी जोन नंबर 4 और 5 में हुआ। और जो जोन नंबर 4 और 5 में आ रहा है ना, उसको कोई नहीं बचा सकता कभी भी। यहाँ हर 50 साल के बाद जो समझो एक भयंकर भूकंप आना तय है। क्यों आगा भूकंप, उसका भी कारण समझेंगे थोड़ी देर बाद। भूकंप आते क्यों वो भी जानेंगे। ठीक है, वो नहीं कि नादिया बैल सीलिंग पलटा। सही बात है, गांव के लोग ये तो बनाओ, नादिया बैल सील पलटा। मैंने पूछा अपनी दादी से, दादी बताओ भूकंप क्यों आता था? दादी बता क्या करी, जो नादिया बैल है ना, वो सींग पलटा। हमें भी यही तो पता था, जब हमने नहीं पढ़ा ना, तो हमें यही पता था नादिया बैल सींग पलटा। गांव के किसी आदमी से जाकर पूछे तो भूकंप क्यों आते हैं? भगवान जी नाराज हो गए, पाप बढ़ रहा है। तो अलग अलग ये किंवदंतियां चलती है गाँव में, उन्हें वही छोड़ दो। सही बात, साइंटिफिक रीजन जानते क्या होता। पता लग गया, जो क्षेत्र भारत का जोन नंबर 4 और 5 में होगा डेंजरस होगा। अरे दुख की बात, यह आपका उत्तराखंड जोन नंबर 4 और 5 में रखा हुआ। क्या आपका उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर भी जोन नंबर 4 और 5 में होगा। उत्तराखंड, ये भारत की बात चली, भारत के पूरे नक्शे के अंदर जो क्षेत्र जोन नंबर, क्या अब यही आगे जोन नंबर 4 और 5 नहीं? अरे सिक्किम वाला इलाका और पूर्वोत्तर का जो मेघालय, मिजोरम, आसाम, इसके कुछ क्षेत्र भी जोन नंबर 4 और 5 में हो। समझ गए? पता लग गया जोन नंबर 4 और 5 का मतलब क्या हो। अभी मैं एक मैप दिखाने वाला हूं तुमको, उसमें मैप में दिखाऊंगा जोन नंबर 4 5 में कौन सा हुआ, 1 में कौन सा होता। अभी तो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, 4 5 साल की बात बता रहा हूं, तो इसकी मान्यता खत्म कर दी जोन नंबर 1 की। यहाँ 5 तीव्रता से कम के भूकंप हुआ। जो 9 तीव्रता तक के, 7 तीव्रता तक के, 9 तीव्रता तक के भूकंप आएंगे। अच्छा, 1 तीव्रता जैसे आगे बढ़ाओगे ना, जैसे मैंने कहा यहाँ 5 तीव्रता का भूकंप आया और कहीं 6 तीव्रता का भूकंप आया, तो 5 तीव्रता का भूकंप आने पर जहां तबाही मची थी, अगर एक तीव्रता और बढ़ गई उसकी, 5 बढ़कर 6 होगी तीव्रता, तो 10 गुना ज्यादा तबाही हुआ। पहले एक घर टूटता था, इस बार 10 घर टूटता है, एक तीव्रता बढ़ाने पर। नहीं समझ में, देखो मेरी बात दोबारा समझ। कहीं 7 तीव्रता का भूकंप आया, 100 घर टूट गए। ठीक है, 100 घर टूट गए 7 तीव्रता का भूकंप आने पर। ये समझ जाओ, अगर 8 तीव्रता का भूकंप आया, 100 की 10 तो गुना करो, पहले बताओ कितना बैठेगा। 1000 बैठेगा। इस बार 8 तीव्रता का भूकंप आने पर 1000 घर टूटेंगे। हर अगला भूकंप 1 तीव्रता बढ़ाने पर 10 गुना तबाही लेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझे? सिस्मोग्राफ हो, एक सिस्मोग्राफ,
सिस्मोग्राफ जिसे बोल रहे हैं, जिस पर हम मापने का एक यंत्र हो भूकंप को। पहले हम पैरामीटर यूज कर रहे थे अलग प्रकार का, वो फिर फेल कर दिया, अब हम सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ ठीक, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। पहले इतनी बात बताओ जो मैं समझा रहा नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, क्योंकि यहाँ जो तबाही लाने वाले हैं ना आने वाले कुछ अभी वैज्ञानिकों की चेतावनी है, एक भूकंप बनने वाला बहुत भयंकर वाला, जो कहाँ कहाँ, चमोली में, समझ नहीं बात है, टिहरी में, टिहरी बांध पर ज्यादा खतरा। इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा आंदोलन करते करते चले गए, वे कहते चले गए, जीडी अग्रवाल भी, सुंदरलाल बहुगुणा भी, यार एक काम करो, बचाओ इसे टिहरी आंदोलन को, मतलब टिहरी बांध मत बनाओ उस पर। कोई किसी ने नहीं सुनी, या वर्तमान समय सरकार इसने भी नहीं सुनी। बहुत सारे पर्यावरणविद थे, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं। मैं कहीं कहीं दिनों तो भूख हड़ताल करी बैठे रहे कि जोन नंबर 4 और 5 मारे हम, नहीं माननी, किसी ने नहीं सुनी। समझ नहीं बात है। बस ये इस पर जब बाढ़ आई थी ना जून 2013 की बात, 500 बांध तबाह हो गए थे, 244 पन बिजली परियोजनाएं जहां पानी को रोककर बिजली बनाई जा रही थी, वे भी तबाह हो गई थी। वो डेमो दिया था, सही बात है, वो डेमो दिया था प्राकृतिक आपदाओं में। अब एक और भयंकर वाली तबाही आने वाली है। मजाक नहीं कर रहा मैं, वीडियो निकाल लेना जब तबाही आगे बाद में जाकर, मेरी बात हमेशा सच्ची होगी। क्यों कह रहा हूँ मैं, बताऊँ तो क्यों कह रहा हूँ, मुझे पता ना। क्योंकि जो प्लेट है ना, इंडियन प्लेट है यार, जिस पर हम बैठे हुए इंडियन प्लेट, या इंडियन प्लेट है, ये हमारे पास यूरेशियन प्लेट, या इंडियन प्लेट धस चुकी पूरी तरह ऐसा करके, या ऐसा करके धस रही है। और जब ऐसा करके धसेगी देखो कैसे हिल डोल रही है। समझ नहीं बात है, जब धसेगी ना ये पूरी प्लेट किसका गया, यूरेशियन प्लेट है। और ये यूरेशियन प्लेट यहाँ तक नहीं, तो भाई कहाँ मचेगी सबसे ज्यादा, इस एरिया में मचेगी, जैसे नेपाल वाले इलाके में तबाही मचेगी, या फिर ये दूसरा वाला मेघालय की तरफ वाला इलाका पूरे इसमें तबाही मचेगी, या फिर पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका। भूगोल की क्लास में मैंने पढ़ाया, ये बहुत डेंजरस जोन मारा का पूरा। और ये ना जो पूरा का पूरा ग्रेड पड़नी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ तक, क्योंकि इधर ज्यादा बल लग रहा है। देखो इधर है ना, इधर ज्यादा बल लग रहा है, ऐसा करके ज्यादा बल लग रहा है, तो यहाँ इस पूरे एरिया में ग्रेड पड़ेगी। जोशीमठ के अंदर दरारें पड़ चुकी मकानों में, चेक करिए जाके, ऐसा करके ऊपर, क्योंकि बल इधर ज्यादा लग रहा है। बताएंगे तुम्हें बात में बात। पहले ये बात बताओ, कर एक जोन नंबर 4 और 5 के अंदर अगर तुम चले जाओगे तो डेंजरस जोन होगा नहीं होगा? ये जोन भारत के अंदर होंगे नहीं होंगे? भारत की संस्थाओं ने क्या कर रखा है, इस 5 जोन में बांट रखा है पूरे के पूरे उत्तर भारत को। ठीक, जो क्षेत्र जोन नंबर 5 और 4 में आता होगा, भाई साहब वो तो गया, उसे नहीं कोई भी बचाने वाला। और इन्होंने क्या करा, क्या हमें ऐसी जगह मकान बनाने चाहिए जहां जोन नंबर 5 और 4 में आता हो? बताऊंगा तुम्हें जोन नंबर 4 और 5 में। क्या हमें वहां बड़े बड़े बांध बनाने चाहिए, पानी को रोकना चाहिए? अगर भाई वहां भूकंप आया, वो बांध वहां ऐसा करके अपना बांध बना रखा पूरा का पूरा, ऐसा करके बांध, और वो बांध बीच में से टूट गया, फिर ऐसा करके पूरे एरिया में तबाही आ जाएगी। नहीं आती? तुमने भी बचपन में सुना होगा, टिली बांध टूट जाएगा तो ये होगा वो होगा, टूटेगा ही। जब जोन नंबर 4 और 5 पर टूटा, क्यों नहीं टूटेगा? और बनाओ, याद रहेगी बात है। अगर टूटा ना, पानी कितना कितना खान करो उसका, ऐसी तैसी हो जाएगी। जिसे जानकारी नहीं है ना, वो तो सब मरेंगे मुझे छोड़ के। मुझे पता ना कहाँ जाकर बचा जा सके, मैं नहीं बताता चलो बताऊंगा आपको। चले, तो बात समझ आई? तूने कितनी लाइन लिखी? 3-4 लाइन लिखी। तो अपने उत्तर का इंट्रोडक्शन लिखते वक्त जब तुम मेंस में लिख रहे होंगे, इन 4 लाइनों का, 3 लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हो। याद रहेगी बात है। उत्तराखंड के अंदर ना जो आपदाएं आती है, 4-5 आपदाओं के नाम भी बताता हूँ जो उत्तराखंड के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालती है, ज्यादा इंपैक्ट डालती है उत्तराखंड के ऊपर। उन 4-5 आपदाओं के नाम भी लिखो। राज्य में मुख्य रूप से, हाँ नई लाइन से लिखो, राज्य में मुख्य रूप से भूकंप, राज्य में मुख्य रूप से भूकंप, भूस्खलन, भूस्खलन, अतिवृष्टि अथवा बादल का फटना, बाढ़, कोमा लगा लेते हो, बाढ़, हिमपात जानते हो? बर्फ, हिमपात के समय हिमखंडों का गिरना, हिमपात के समय हिमखंडों का गिरना, हिमखंड मतलब ग्लेशियर, हिमखंडों का गिरना, वह वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।
याद रही बात है। अब मैं इनके बारे में डिटेल से नहीं लिख पा रहा हूँ, किताब इनके बारे में डिटेल से लिखा हुआ उसे लिखो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेंस में तुम इतना ही इस्तेमाल कर सको, इससे ज्यादा तुम मौका नहीं मिलने का। बात समझ में आई? अब मैं एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या तुम्हें बता अतिवृष्टि क्या हो? किस चीज को अतिवृष्टि क्या हो बताओ? ज्यादा बारिश हो जाना उसे अतिवृष्टि बोल लेंगे। अगर किसी एक क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो जाना तो कहेंगे हाँ बादल फट चुका। क्या फट चुका? बादल फट चुका, उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। जरूरत से ज्यादा उस स्थान पर बारिश पड़ जाना उसे अतिवृष्टि कहते हैं। हुआ ऐसा? हाँ, केदार घाटी के अंदर हुआ था ऐसे ही। जून 2014 था ना, वहां बादल ही तो फटे थे। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को आम है उत्तराखंड के अंदर। समझ ही बात है। जब बरसात का मौसम हो ना, बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं बादल फटने का डर हमेशा बना रहता है। वहां जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है तो कहते हैं बारिश, वहां बादल फट गया। ये सर नो, ठीक है। इसमें एक वर्ड और आया, हिमखंडों का गिरना। हिमखंड का मतलब ग्लेशियर का टूटना। सही बात है, ये भी बड़ी भयंकर चीज है, इससे भी बचकर रहना। चमोली के अंदर टूटा था तो भी 2021-22 के आसपास शायद, सही में ग्लेशियर नहीं टूट गया था वहां से। लोग कहेंगे बाढ़ आ गई। एक वनाग्नि, भाई 71% हिस्से बने उत्तराखंड के। सुन लो, राज्य के कुल भूभाग के 71% हिस्से पर वन बना, और वन में आग लग गई ना तो तबाही आ जाएगी पूरी की पूरी। अब वन नहीं रहेगी तो फिर तुम क्या करोगे भाई? यहाँ से नहीं तो तुम ऑक्सीजन दे रहे 71% हिस्से पर, यहाँ वन बना तो क्या करोगे बताओ? अगर मैं बता रहा हूँ पहले ही, तो अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो इन वर्ड को तुम्हें एक्सप्लेन बहुत ही कम करना पड़ेगा मेंस में लिखते वक्त। समझ में आई बात है? बहुत ही कम चांस होगा तुम इन्हें मेंस में लिखते वक्त एक्सप्लेन करोगे। बात समझ में आई बात? उसके बाद एक बाढ़ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर किन क्षेत्रों पर जाकर पड़ेगा? सारा पानी देखो कहाँ जाएगा, मैदानी क्षेत्र में, किच्छा वाले इलाके में जाएगा, सितारगंज वाले में जाएगा, रुद्रपुर वाले इलाके में जाएगा, हरिद्वार के एरिया में जो खाद्य क्षेत्र उसमें जाकर पानी भर जाएगा। ये सर नो। उसके बाद एक भूकंप, तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। किसकी? भूकंप की। पहले मतलब भूकंप क्यों आते हैं, पहले ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। देखो ये हमारे पास, ये भारत का नक्शा। यहाँ मुझे लगा तुम ऐसा कर ना, तुम इस पूरे क्षेत्र के अंदर यहां तुम ये है पूरा का पूरा, ये हो यूके हमारा। याद रहेगी बात है? ये हमारे पास नेपाल होगा, सही बात है, महात्मा बुद्ध की धरती, ठीक। ये हमारे पास उत्तराखंड होगा, ये नेपाल होगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा हिमालय होगा। यहाँ ऊपर हमारे पास जो प्लेट है ना, और कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया को मिलाकर बनने वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट है। या नीचे कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट या इंडियन प्लेट ऊपर यूरेशियन प्लेट। हो क्या रहा, मैंने पहले बताया था, ये भारत अफ्रीका से टूट का आया। अरे भैया ये अफ्रीका से टूट का आया तो उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा है। जो महाद्वीप है ना, जो महाद्वीप है हमेशा प्रवाहित होते रहते, गति करते रहते। ये भी महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ही एक प्रकार का, ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। और ये धीरे धीरे ना, यह एक प्रकार की भारी इंडियन प्लेट, एक प्रकार की भारी प्लेट है। ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है ना, वह हल्की प्लेट है। और तो जो भारी प्लेट हो ना, या भारी अगर ये हमारे पास ये भारी प्लेट है, और ये हल्की प्लेट के नीचे धस जाती है, ऐसा करके धस जाती है, ऐसा करके धसने से क्या हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ। पिछली क्लासों में अच्छी तरह समझाया मैंने, ठीक। उसके बाद जैसे जैसे धीरे 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 ये नीचे जा गया प्लेट, या इसके नीचे जा गई ना, तो ऊपर वाले भाग की ऊंचाई बढ़ जाएगी। सही बात है। हर एक साल में 5 सेंटीमीटर पर्वत बढ़ रहा है, हर एक साल में 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ रही है मान लेगी, ठीक है। जब तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, जब हम पहले टाइप के, जब आज से 8-10 साल पहले हम सुने थे 8,848 मीटर, अब 8,850 मीटर होगी। सही बात। 10 साल बाद एक और 2 मीटर और बढ़ जाएगी 10 साल बाद। सही बात है। हर एक साल 5-5 सेंटीमीटर बढ़ रही, बढ़ती जा गया। सही बात है। हर एक साल में 5-5 सेंटीमीटर बढ़ती चली जा गया। क्यों बढ़ रही है? कारण क्या है? बल लग रहा है। कौन सी प्लेट? इंडियन प्लेट। किस पर बल लगा रही है? यूरेशियन प्लेट पर। कि किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। इस पर भूकंप बना लाजमी है, चाहे कभी रोक नहीं सकते। हिमालय के नवीनतम पर्वत श्रृंखला अभी बनी रहा है, हिमालय अभी और ऊंचा उठा गया हो, ठीक है। जब तक तुम्हारा टाइम आएगा ना, जब तक तुम्हारी शादी होगी जाएगा, शादी क्या होगी, जब तक तुम्हारे बच्चे पोतते होंगे आराम से, तुम पढ़ रहे होंगे बेटा हिमालय की बताओ, चलो बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, तो बताएंगे मम्मी दादी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,880 मीटर है। 80 मीटर? तेरी मानो तो बड़ा 50 मीटर। ऐसा करोगे। बात समझ आई है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, पता लग चुका भूकंप क्यों आ रहे हैं यहाँ से। एक कारण है वो। इससे अगर पेपर में आया तुमसे उत्तराखंड में भूकंप का कारण क्या है, तो पहला उत्तर पता क्या है? उत्तराखंड में भूकंप का कारण प्लेट विवर्तनी की, प्लेट विवर्तनी की। इस पर टिक लगाना। क्या कारण? याद रही बात है। प्लेट विवर्तनी का मतलब प्लेट खिसक रही भाई, उनमें विवर्तन हो रहा है, गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। अभी मैं तुम्हें पहले वो नक्शा दिखा दूं मैप के अंदर, जहां जिसमें जोन दिखा रखे, पूरे भारत का नक्शा दिखाने वाला हूं, जिसे 5 जोन में बांट रखा है। भूगोल वेताओं ने 5 जोन में बांट रखा है, भारत की संस्थाओं ने 5 जोन में बांट रखा है। अच्छा चलो जाओ,
ये अर्थक्वेक जोन, देखो जोन नंबर फर्स्ट तो गायब हो चुका है, मैंने पहले बता दिया कितने जोन है, 5। ये 5 जोन है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। जोन नंबर 4 को देखो, सबसे रेड वाला दिखाई दे रहा है, रेड वाला दिख ही रहा होगा, दिख रहा ना, जोन नंबर 4। और जोन नंबर कौन सा, 5। तो जोन नंबर 4 देख लो कहाँ कहाँ से, जो रेड रेड वाला जोन नंबर 4 हमारा कितना डेंजरस एरिया, उत्तराखंड का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जोन नंबर 4 से ढका हुआ पूरा का पूरा, ये दिखाई दे रहा है। ये देखो 5, जोन नंबर 5 4 4, तो उत्तराखंड पूरा जोन नंबर 4 और 5 में, बहुत डेंजरस एरिया। इसका मतलब जानते हो क्या जोन नंबर 4 का, अगर जोन नंबर हमारा जोन नंबर हुआ 5 से कम, तो जोन नंबर मतलब भूकंप आया वहां 5 तीव्रता से कम, तो समझ जाओ जोन नंबर 1 में आगा। अगर आया 6 तक कम, तो आगा समझ जाओ जोन नंबर 2 में आगा, 5 से 6 के बीच में। अब जोन 1 और 2 को मिलाकर एक ही बना दिया पूरा का पूरा, समझ नहीं बात है, जोन 1 और 2 को मिलाकर एक ही बना दिया पूरा का पूरा। ठीक, इसलिए जोन नंबर 2 तो स्टार्ट है यहाँ से, देखो पूरा एरिया जोन नंबर 2 में, यानी इस एरिया में कोई बड़ा भूकंप नहीं आने वाला, याद रख लो इस बात। इस एरिया में पूरा कोई बड़ा भूकंप नहीं आने वाला, क्योंकि इस पूरे एरिया में कहीं भूकंप नहीं आने वाला, क्योंकि देखो जोन नंबर को था कौन से में, ये जोन नंबर 2 में और 3 में, तो 2 और 3 में कोई कहीं भूकंप नहीं आने वाला इस पूरे एरिया में। यूपी में कोई बड़ा भूकंप नहीं आने वाला, घबराओ मत बिल्कुल भी, यूपी में कोई तबाही नहीं होने की भूकंप पे, याद कोई फर्क नहीं पड़ने का। तीसरे नंबर पर देखो, हाँ तीसरे नंबर का होगा, चौथे नंबर का देखो, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर, चौथा और 5, छठा भी ले आए तो इस बार, चौथे नंबर का देखो और 5वें नंबर पर देखो, चौथे और 5वें नंबर पर, तो चौथा और 5वां देखो, उत्तराखंड चौथे और 5वें में। अब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो तबाही आ जाएगी यहाँ से। देखो गुजरात वाला लगा दिखा दे रहा है, भयंकर भूकंप आगा जिस दिन आया, और आया गुजरात का भूकंप सबको याद है, जाकर पता करो, टाइप करो गुजरात का भूकंप, समझ बात है, ऐसी तैसी होगी थी, 26 जनवरी के बाद ही भूकंप आया था वहाँ, यहाँ झंडा फहरा रहे हैं भूकंप आएगा, समझ नहीं बात है, ठीक है, पता लग चुका है। तो हमने अक्षेत्र बांट रखा है, तो उत्तराखंड जोन नंबर 4 और 5 में मौजूद है, और जो उत्तराखंड के लिए घातक साबित हो सकते हो। अभी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अरे रोक दो, निर्माण कार्य है, समझ में आई बात, नहीं रोकोगे तो बहुत भयंकर तबाही आगे। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, 6000 400 गाँव, 400-500 गाँव तो ऐसे उनको यूं नहीं पता, मैं हाथे भी नहीं आते वहाँ, आदमी भी गए वहाँ से, पता ही नहीं, मेरा रात तो सो रहे थे बेचारे, ऐसा करके लेके चलेगी, बहुत भयंकर तबाही थी। सही बात है, जाकर पढ़ना तुम, आज मैं इसके अंदर डेटा डाल लूंगा, जो पीडीएफ डाल लूंगा, उसके अंदर मैंने इसके अंदर सारा का सारा दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, कि वहाँ कितनी तबाही आई थी, वो पढ़ना चाहिए, ताकि तुम उसके प्रति थोड़ा संवेदनशील हो सको। समझ आई बात है, जब तुम्हारे अंदर उसकी जानकारी होगी, जब तो तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता आ गई। एक इंसान के पास 3 पक्ष हो, कितने, 3 पक्ष हो, किसी भी इंसान के व्यवहार करने, इस प्रकार समझो, किसी भी इंसान के एटीट्यूड के 3 पक्ष हो, एक तो हमारे पास संज्ञानात्मक पक्ष, एक को भावनात्मक पक्ष, एक को व्यवहारात्मक पक्ष। अगर संज्ञानात्मक पक्ष किसी का कमजोर होगा, किसी को किसी चीज की जानकारी ही नहीं है, सही बात है, तो उसका भावनात्मक पक्ष कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही वो व्यवहार करेगा फिर एक प्रकार से, जैसे कोई भी इमोशनल व्यक्ति को ले लो, समझ यही बात है, तो क्यों कोई व्यक्ति क्यों इतना इमोशनल हो जाए एकदम, मान लो इसका किसी ने किसी कुछ कह दिया, दिल तोड़ दिया, तो इससे जानकारी नहीं है ना, उससे बचा कैसे जा सकेगा, भावनाएं फिर इसके अंदर पनपेगी, पनपने के बाद इस तरह बैठ कर होगी कि मुझे छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर चली गई, मुझे ऐसे क्यों कह दिया, क्यों, इसलिए जानकारी बहुत जरूरी हो, समझ में आया बात है, इसलिए जानकारी बहुत जरूरी हो भाई। तो भूकंप के बारे में समझ में आ चुका। अब सवाल है हमारे पास, यार भूकंप तो पता लग चुका, चलो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही, इसलिए भूकंप आ रहा है उत्तराखंड में। जरा एक बात बताओ, उत्तराखंड के अंदर जो भूकंप नापने का, पहले बताओ भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी याद रखिए बात। भूकंप नापने के लिए जिस रिएक्टर का प्रयोग कर रहा हूं, रिएक्टर स्केल का, उसका नाम बताओ क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ तो उसको माना रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, अभी तुम्हें दिखाएंगे वो भी, घबराओ, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। अब एक सवाल और भी पूछा जा सकता तुमसे, भूकंप नंबर जोन 4 और 5 में कौन कौन से क्षेत्र हुआ, ये भी मेरा मन कर रहा है कि मैं चाहूँ तो तुमसे लिखवाऊं कि भूकंप नंबर जोन और 4 और 5 के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उत्तराखंड के, क्योंकि मुझे इस बात का डर है वो इस तरह का सवाल पूछ सको कभी भी, फिर मैं उठा के जाकर पूछे लगा कौन सा क्षेत्र भूकंप नंबर जोन और 4 और 5 में आता है उत्तराखंड का, ठीक है, नोट में लिखो, NOT नोट, इसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम। हेलो, क्या कॉपी में नोट बनाऊं, नोट,
लिख दिया। भूकंप नंबर 5 के भूकंप जोन 5 में आने वाले उत्तराखंड के क्षेत्र। भूकंप जोन 5 में आने वाले भूकंप जोन अब्राहिम ने लिख दियो। जोन 5 में आने वाले उत्तराखंड के क्षेत्र। भूकंप जोन 5 में आने वाले उत्तराखंड के क्षेत्र। इसका मतलब है 9 तीव्रता तक का भूकंप आ सका। 9 तीव्रता से ज्यादा, जहां भूकंप जोन 5 लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिखो 9 तीव्रता से अधिक का भूकंप आ सकता है। इसमें ब्रैकेट में लिख दो, इससे शायद रहेगा 9 तीव्रता से अधिक का भूकंप आ सकता है। लिख दिया यहां तक। चलो नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए यार। कोनो प्रॉब्लम छो? नहीं प्रॉब्लम छो, चले थे ठीक है। लिख दिया यहां तक। अब उनके 5 के 5 उनके नाम लिखो जो जोन नंबर 5 में आ रहे। लिखो देहरादून वाले भी गए। कोमलगांव, टिहरी, ये भी गए, ये तो पहले जाएंगे। और बना लो टिहरी बांध। कोमलगांव, उत्तरकाशी, ये भी गए। इन्होंने को बचाने का जिस दिन आगा ना 50 साल बाद आओ भूकंप, ऐसा आने वाला है एक भूकंप। नैनीताल, ये भी गए नैनीताल वाले। नैनीताल वाले तो बहुत बदतमीज है। उधम सिंह नगर, ये भी गए। लिख दिया। ये भूकंप जहां तुमने 5 लिख रखा है ना, उसे 5 काट कर 4 कर लो, 4 रखिए। बस 5 की जगह 4 कर लियो। अब भूकंप जोन 5, जहां 9 तीव्रता लिखा था ना, वहां 9 तीव्रता से कम कर दो, बस 7 तीव्रता लिख दो। 7 9 तीव्रता से कम कर दो, बस लिख दिया ना। अब इनके नाम लिखो जो भूकंप नंबर 5 में आते हैं। चमोली, कोमा लगाकर रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, कोमा बागेश्वर, कोमा पिथौरागढ़, फिर चंपावत। हो गया तक? पता लग चुका? ठीक। अब मैं एक चीज और लिखा देता हूं तुम, भूकंप के क्या कारण हो, ये भूकंप आया क्यों। ठीक है, नीचे छोटी साइड बना भूकंप के कारण। भूकंप के कारण क्या कोज हो उसके, अर्थक्वेक आ क्यों रहा, क्या कोज हो उसके। भूकंप के कारण, भूकंप के कारण। अब बताओ, शॉर्ट कर मैं हेडिंग बनाकर लिखवा दूं। देखो, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आते हैं, लेकिन ज्वालामुखी के फटने से जो भूकंप आते हैं ना, वे इतने संवेदनशील नहीं होते। क्यों आओ, ज्वालामुखी कैसे फटेगा। ये पृथ्वी के अंदर ना, सुनो, पृथ्वी हमारी, इसके अंदर 100 किलोमीटर की गहराई में नीचे जाओ, चले गए, ये मिट्टी का भूभाग है, खोदते जाओ 100 किलोमीटर तक। तो यानी जो प्लेट है आपस में, ये प्लेट है पूरा पूरा, कहीं से तुम जाओगे, अगर कोई भाग नीचे धस गया, मिट्टी का कोई भाग नीचे धस गया और वहां पानी भर गया, वो समुद्र बन गया है, उसके नीचे मिट्टी 10-11 किलोमीटर तक, बस ये समझ जाओ। मतलब ये 2 भाग, मिट्टी का पूरा भूभाग था, ये पूरा, इसमें कोई दरार नहीं है ऐसा करके, लेकिन किसी कारणवश ना ये भाग नीचे धस चुका है, ऐसा करके धस चुका। इस एरिया में क्या भर गया, पानी 10-11 किलोमीटर तक। बस ये समुद्र ना 10-11 किलोमीटर गहरा हो। मेरे यहाँ ट्रांच देखो ना, पूरी दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, सही बात या जो समुद्र के अंदर 11 किलोमीटर, तो 10-11 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ पूरा का पूरा है, वो मिट्टी का भूभाग। ये भी गति कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, गति, मूवमेंट कर रहे हैं। और जब क्या कर रहे हैं, गति, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब ये गति कर रहे हैं ना, ये गति करते करते अंदर कभी तो पास, कभी तो ऐसे टकराएंगे, ऐसा करेंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी अगल बगल गति करेंगे। सही बात है। दोबारा, कितने प्रकार की गति करते हैं, 3 प्रकार की गति। एक तो पास आएंगे, इसे बोलेंगे अभिसारी गति, अभिसारी, कन्वर्जिंग मूवमेंट, अभिसारी गति। जब दूर जाएंगे तो बोलेंगे अपसारी गति। ऐसा जब दूर जाएंगे ना, धड़ाक देसी ऐसे करके बीच में लावा तुरंत बाहर आगा, लावा तुरंत बाहर आगा,
बम फट जाएगा पूरा का पूरा, लावा निकलेगा पूरा का पूरा, वो पानी भी गर्म कर दे नीचे। कभी कभी ऐसा हो प्लेटें दूर जा रही दूर जा रही दूर जा रही, सुन लो, प्लेटें दूर जा रही दूर जा रही दूर जा रही है दूर जा रही दूर जा रही है, पता क्या होगा, ऊपर तो पहाड़ से कोई नदी बर्फ का टुकड़ा टूट गया, उस टुकड़े में से वो गुजर गया यहाँ से, इसी रास्ते से वो गुजर गया, ज्वालामुखी बाहर नहीं आया, उसके ऊपर से पानी होकर गुजर गया, और जैसे ही उसके ऊपर से पानी होकर गुजर गया, ज्वालामुखी बाहर नहीं निकला, उसके ऊपर से पानी होकर गुजरेगा, वो पानी गर्म नहीं हो जाएगा, नीचे तक गर्म होगा पानी, और गर्म होकर आगे जाकर गर्म ताल के रूप में जाना जान को, वहां तो भगवान की माया, चावल भी बना दे, लोग वहां भंडारा कर रहे, वो सबका अलग अलग जुगाड़ है ना, वैज्ञानिक कारण ये हो उसके पीछे, समझ नहीं बात है, वैज्ञानिक कारण ये हो, आधे लोग वहां से चले गए, यहाँ तक किसी को नहीं पता गर्म पानी कहाँ से आ रहा है, अरे महान मूर्ति है, थोड़ा बहुत पढ़ लो पता लग जाएगा कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं बात है, बकवास बात है, थोड़ा पढ़ने वाढ़ने में ध्यान दो, समझ नहीं बात है, ऊपर से पानी आया पूरा का पूरा, वो इसी रास्ते से वो गुजर गया, नीचे पानी तो लावा तो बाहर निकल नहीं पाया, लावा ने पानी को गर्म कर दिया, उसे गर्म कर दिया, आगे जाकर वो गर्म ही पानी जल स्रोत के रूप में आ रहा, लोग कह रहे आज तक किसी को नहीं पता ये पानी कैसे गर्म होगा रहा। बात समझ नहीं बात, जोन नंबर 4 होगा 5, बात ना करो, बात मत करो, सुन लो सुन लो सुन लो। तो ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आते हैं, पहला कारण हो चुका है, भूस्खलन के कारण भी भूकंप आते हैं, कारण लिखो पहले नंबर पर, पहला कारण भूकंप के कारण हो, पहला कारण लिखो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी नाटक आता था पहले क्या, डीडी नेशनल पर, उस जमाने के आदमी हम, नहीं ज्वालामुखी भी नाटक आता, तो पता क्या है बेवकूफ, वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देख लिया, झूठ नहीं बोलता मैं, अपने आप दिखे जाएगा, तुम तो आधुनिक युद्ध की पैदाइश हो, लिख दिया, भूस्खलन, भूस्खलन के कारण लैंडस्लाइड, भूस्खलन लिखो दूसरे नंबर पर, ये भी एक कारण हो सके। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर बांधों या जलाशयों का धंसना, बांध या जलाशयों का धंसना, बांध या जलाशयों का धंसना, बांध या जलाशयों का धंसना, लिख लो सारे पॉइंट काम आएंगे, घबराओ मत बिल्कुल, लिख लो चुपचाप, बांधों या जलाशयों का धंसना, बांध या जलाशय, जलाशय जहां जल भरा रहा है उनका धंस जाना, इसके कारण भूकंप आते हैं। चलिए चलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक। अब सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, वो डेट लिखवा दो, उसका स्थान लिखवा दो, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, लिखो प्रमुख विनाशकारी भूकंप, प्रमुख क्या है, 1-2 लिख लो बस, प्रमुख विनाशकारी भूकंप, मई 1803 में आया था, मई 1803, उत्तरकाशी में 6 स्केल का था, इसे रहने दो, लिखो 1 सितंबर 1803, इसे काट दो, इसे लिखो 1 सितंबर 1803, 1803 चमोली के अंदर आया था, बद्रीनाथ में भयंकर तबाही लेकर आया था, कभी इसके बारे में सर्च करना जाएगा, पता लग जाएगा कितना भयंकर भूकंप था। 1 सितंबर 1803 बद्रीनाथ चमोली के अंदर 9 तीव्रता का भूकंप था, समझ गए, अब तक यही आया भयंकर भूकंप, यहाँ 9 तीव्रता का भूकंप। ठीक, अच्छा भूकंप मापने के लिए हमने 3 स्टेशन बना रखे हैं उत्तराखंड के अंदर, भूकंप मापने के लिए हमने 3 प्रकार के स्टेशन बना रखे, जानना चाहते हो कहाँ बना रखे हैं, देखो भूकंप मापने के लिए, भूकंप मापने के लिए या भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, भूकंप या भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, मापने के लिए 3 भूकंप मापी स्टेशन, इनका नाम पूछा जा सकता है ना कभी भी, 3 भूकंप मापी स्टेशन, एक तो देहरादून के अंदर, एक तो देहरादून हुआ, एक टिहरी, तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर चमोली, गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा चमोली,
ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कब आई थी बताओ? जून में। कब आई थी? 16-17 जून में। 16-17 जून को आई थी। कब? 2013। याद रहेगी बात। बाढ़ आई थी केदारनाथ के अंदर। ठीक है। राज्य लिखो, राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। नाम सुना मंदाकिनी नदी का? मंदाकिनी नदी कौन से ग्लेशियर से निकला? चोराबाड़ी ग्लेशियर। उसको पूरा ही टूट गया था चोराबाड़ी ग्लेशियर। टूट के ऐसी तबाही ले गया ना, सबसे ज्यादा तबाही मची रुद्रप्रयाग में। इस आपदा के कारण सबसे ज्यादा तबाही रुद्रप्रयाग में मची। ठीक। या कुछ छोटे छोटे आंकड़े भी लिखवाऊंगा, उन अपने उत्तर में इस्तेमाल करा जा सकता। छोटे छोटे आंकड़े भी दूंगा, अपने उत्तर में इस्तेमाल करा जा सकता। याद रखनी बात यार। ठीक। और इसके लिए ना हमने वहाँ एक ऑपरेशन भी चलाया था जिसे हम सूर्या होप के नाम से जानते हैं। सूर्या होप बचाव राहत कार्य। वहाँ MIV नाम का एक हेलीकॉप्टर था। 20 जवान उसमें क्रैश होकर वहीं मर गए थे बेचारे। समझ नहीं बात है। ये भी उसका हेलीकॉप्टर का नाम है, वो वहीं क्रैश हो गया था पूरा का पूरा। 20 जवान मारे गए थे हमारे। और 2 जुलाई तक वो बचाव राहत कार्य चलता रहा। जो 15 दिन तक बचाव राहत कार्य चलता रहा। किसी की तो अब तक आज तो कुछ मिला ही नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी दिल्ली की, वो भी चलता भागोगी इसमें। उसका फोन आया नहीं कभी मुझे। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है। मैं मना करता नहीं मैं घूमने जाऊंगी। मैंने कहा घूमने जाऊंगी? मैंने कहा मत जा। मैंने कहा मेरी बात सत्य। मैंने कहा तबाही आने वाली। सच में तबाही आएगी। उसका फोन ही नहीं आया। फिर मैंने उसके मम्मी पापा से कॉन्टैक्ट करा। मैंने कहा कहाँ? गए केदारनाथ की बाढ़ में। चले लिखो। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा, या डेट याद रखनी तुम, 16 से 17 जून 2013। 16 से 17 जून 2013। क्योंकि डेट पेपर में पूछे जा। ठीक। 16 से 17 जून 2013 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, अब यूँ समझ जाओ इसमें क्या क्या नहीं तबाह हुआ। आज मैं इसका पूरा डेटा देने वाला हूँ तुमको पढ़ने के लिए। ठीक है। PDF के अंदर सारा का सारा डाल दूंगा मैं कि कहाँ कहाँ कौन सा हुआ। पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए, ताकि तुम्हें पता चलेगा क्या करना फिर उसके बाद में जाएगा। बात समझ बात। अब मैं उसका ऑपरेशन का नाम लिखवा रहा हूँ जो इस आपदा से बचने के लिए चलाया गया था। सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मची? यहाँ लिखो सबसे अधिक तबाही रुद्रप्रयाग में। लिखो सबसे अधिक तबाही। सबसे अधिक तबाही, अधिक प्रभावित क्षेत्र भी कह सकते हो, रुद्रप्रयाग। ठीक। बचाव के लिए कौन सा मिशन चला गया? सूर्या होप। लिखो बचाव के लिए लिखो सूर्या होप मिशन। बचाव के लिए क्या? सूर्या होप मिशन। सूर्या होप। हाँ होप, उम्मीद, अभी बचने की जिंदा है, चांस है तो किसी का निकाल लो बाहर किसी को। याद रहेगी बात या कोनो प्रॉब्लम छो? बहुत तबाही आई यार यहाँ। जितनी तबाही आई ना, परीक्षा वाणी नई वाली परीक्षा वाणी आई ना, उसके अंदर भी सारी तबाही लिखी हुई है। पढ़नी चाहिए, याद रखना, घर जाकर पढ़ना है। समझ बात है। एक तो तरीका मैं एक्सप्लेन कर दूँ, मैं यहाँ फिल्म का फैक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ पूरा का पूरा। समझ में आई बात है। ठीक। इनका इस्तेमाल करा जा सके अपने उत्तर को आसान बनाने के लिए करा जा सके। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन ये अगला जो पॉइंट है ना, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। इसमें कितनी इस तबाही में हुआ क्या है? ये तबाही आई 16-17 जून को। मेरे सामने की बात है। 10th क्लास पास कर चुका था उस टाइम पे मैं। सही बात है। मेरे सामने की बात है, जो सामने ये तबाही मेरे सामने आई। ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा, टीवी के अंदर लगातार इसके ऊपर गाने सब बनते रहे। तुमने देख, तुम भी जिंदा थे उस टाइम? अच्छा ठीक। मेरे से आधे धर्म तो पैदा हुए होंगे यार उस टाइम में। बात मत करो, पेपर में सुन लो। इसमें दो लाइन और लिखो। इस आपदा से प्लीज बात मत करो। इस आपदा से 4200 गांव
आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए। ये इस आंकड़ों का इस्तेमाल करना लिखते वक्त। 4200 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए, जिनमें से 59 गांव पूरी तरह समाप्त हो गए। 59 गांव, 4200 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए, आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए, जिसमें से 59 गांव पूरी तरह समाप्त हो गए। समझे? अब सोच लो कितना बुरा हाल हुआ होगा। अब सोच लो तुम 435 गांवों को वहां से पुनर्वास करना पड़ा है, अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा है। ठीक, पता कहां कहां से? रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, ये सारे क्षेत्र प्रभावित थे। समझ गए? इनमें सब माता भाई आई थी। और मुझे, हाँ, आपदा के मूल कारण, हेडिंग बनाओ आपदा के मूल कारण। यहाँ थोड़ा पॉइंट मिलेगा लिखने का। आपदा के मूल कारण। आपदा के मूल कारण, क्या कारण आपदा आ रही होगी, क्यों आ रही? पहला कारण, तेजी के साथ जो बढ़ता हुआ ना शहरीकरण। चुप हो जा, भौगोलिक स्थिति सुन लो पहले। आपदा, आपदा का जो मूल कारण है ना, ठीक, आपदा क्यों आई थी? उत्तराखंड के लोगों से पूछा तो बताते हैं यहां बैठकर ना मंदिर पर कोई दारू पी रहा था, इसलिए आपदा आई। ठीक हो गया, पेपर में मत लिख देना है, सही बात है कि नादिया बैल सिंह पलट रहा था तो इसलिए भूकंप आएगा, सही बात है, नहीं तो जीरो मिलेगा, जीरो। उसे पता क्या कहेगा, प्रशासक बनने के लिए अगले जन्म में आइए, चल सिविल सर्विस में तेरा कोई काम नहीं है, अगले जन्म आई, इस जन्म में तेरा कोई काम नहीं है। बात मत करो। तेजी के साथ बढ़ता हुआ शहरीकरण, पहला पॉइंट सुन लो, पहले समझ तो लो, कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा तुम्हारे सामने। बात 1971 की, 19 उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूरी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से भी ज्यादा। पूरे भारत में 10 सालों में जितने व्यक्ति तेजी के साथ व्यक्ति नहीं बढ़ रहे, वो परसेंटेज उत्तराखंड में तेजी के साथ बढ़ रही है। शहरीकरण, अब सोच रहे हैं, समझ नहीं बात, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब पहाड़ को काट कर होटल बना दिया, पहाड़ को काट कर रेस्टोरेंट बना दिया, पहाड़ को काट कर घूमने का लोगों का स्थल बना दिया। और फिर नुकाएंगे यहाँ तबाही क्यों ना। एक बात बताओ करेंगे मुझे, नदी आती वो तो अपने रास्ते पे पहले, पानी तो अपना रास्ता ढूंढा भाई, इन्होंने पानी के रास्ते में काट कर होटल बना दिया, तो गलती नदी की या इंसानों की? तो फिर नदी गलती कैसे काट रहे भाई? बात तो गलती तो उनकी है, रास्ते बना रखे सब चीज नदियों के, वह आई अपना रूप धारण कर सब कुछ समेट कर लेके चली गई, वो तो उसका घर था, वो तो उसका अधिकार था। तुम आए उसके रास्ते में, थोड़ा ही आई तुम्हारे रास्ते में। समझ गए? लिखो पहला पॉइंट, आपदा के मूल कारण बढ़ता शहरीकरण, बढ़ता शहरीकरण। बढ़ता शहरीकरण, उसमें पता क्या लिखना, मैंने कहा ना शहरीकरण, पता कितना, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो हो ना, एक तो हो दशकीय, 10 सालों में कितना शहरीकरण बढ़ा। उत्तराखंड में सबसे तेज बढ़ रहा शहरीकरण, उत्तराखंड पूरा शहर में परिवर्तित होगा, दूर नहीं जाता। मेरे गांव के बराबर में जो रास्ता जा रहा है ना, इस रास्ते पर मुझे कभी जाते हुए डर लगा था, आज वहां इधर भी घर, इधर भी घर, इधर भी घर, इधर भी घर, गांव के लोग पूरी तरह शहर में परिवर्तित हो गए। सही बात है, चाय पीनी बंद, कॉफी पी रहे सब के सब, सही बात है। और कॉफी पीने को बहुत ही स्टाइल मारते हैं गांव के, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है। चलो लिखो, ऐसे लिखो, आबादी में वृद्धि के कारण राज्य में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। आबादी में वृद्धि के कारण, आबादी में वृद्धि के कारण, आबादी में वृद्धि के कारण शहरीकरण तेजी से बढ़ा। ऐसे लिखो शॉर्टकट में, शहरीकरण तेजी से बढ़ा, वर्ष, एक आंकड़ा दे रहा हूं, ये आंकड़ा बड़ा काम का, वर्ष 1971 में
16% लोग शहर की तरह रहते थे इस एरिया में। 16%, 100 लोग, 100 मतलब यूं समझ लो 85 तो ऐसे है जो गांव की तरह रह रहे हैं। 15% लोग ऐसे मान लो जो शहर की तरह रहना पसंद कर रहे हो, खान पान रहना सब स्टाइल विस्टाइल, सारे लोग बनावटी बहुत हो, ये बात तो तय है। मैंने बहुत सारे शहरी लोग देखे ना, वे शोप ज़्यादा कर रहे किसी चीज़ को, शो करना किसी चीज़ को, ऐसे किया गया है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो गांव का आदमी बेचारा देसी आदमी हो, जैसा है ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है। समझ में आई बात है? सुन लो, शहरीकरण 1971 में 16% था, आज वो 30% हो चुका है। पूरा उत्तराखंड शहर में कन्वर्ट हो लिया धीरे धीरे। 20 साल और रुक जाओ, 50% आबादी शहर में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ठीक, मैं भी तो यहाँ तो कुछ दिनों बाद शहर में जाने वाला हूँ, देहरादून में अपना घर नहीं ले लिया। सही बात यह, मैं तो शहर की तरफ ट्रांसफर हो रहा हूँ। क्यों क्यों जा रहे हैं हम शहर की तरफ? क्या होना नहीं चाहिए ऐसा? जैसे व्यक्ति तरक्की करेगा तुरंत शहर में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वहाँ की टेक्नोलॉजी हो, वहाँ का रहन सहन हो, वहाँ का वो सब चीजें आकर्षित करती है इंसान को। समझ में आई बात है? चलो, दो आंकड़ा लिखना हो, पता क्या आंकड़ा लिखना? पहला पॉइंट, 1971 में जहाँ 16% आबादी शहरी थी, वर्तमान समय में, समय की बात है 2011 की जनगणना के मुताबिक, 2011 की जनगणना के मुताबिक 30% आबादी शहर में परिवर्तित हो चुकी है। यो आंकड़ा याद होना चाहिए, लिखो। वर्ष 1971 में जहां 16% आबादी शहरी थी, वह अब 2011 की जनगणना में वह अब 2011 की जनगणना के अनुसार लिखो। वह अब 2011 की जनगणना के अनुसार, जहां लिखा था 2011 की जनगणना अनुसार, उसे ब्रैकेट बंद कर दियो। वह अब 30% हो चुकी है, 30% हो चुकी है। इस लाइन का इस्तेमाल करना तुम्हारे उत्तर में मजबूती दिखाई देगी इस बात को लिखते वक्त। 30% हो चुकी है जो भारत की शहरी आबादी में हुई, 10 की वृद्धि दर से अधिक है। 10 सालों में जो वृद्धि नहीं हो रही क्या पूरे भारत में, उस तरह तो यहाँ हरिद्वार उसमें हो रही, उत्तराखंड में 10 की वृद्धि दर से अधिक है। और क्या कारण है भाई? जब पूरा का पूरा शहर में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर तो आपदा नहीं तय है। आपदा नहीं आई, नदियां तो अपने रास्ते में थी, लोगों ने वहां घर बना दिए, वनों समेट कर लेके चली गई। अब वनों का ह्रास का मतलब वन तेजी के साथ काटे जा रहे। और एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड के अंदर 81 से लेकर 2011 तक 5.85% वन पूरी तरह नष्ट हो चुके। ये भी आंकड़ा बड़ा काम होगा। दोबारा फिर समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आपदाओं का मूल कारण पूछा, इन्हीं पॉइंट का इस्तेमाल हम ऐसा कर सके। पूछा तुमसे बताओ कि आपदा की जगह भूस्खलन पूछ लिया, भूकंप के कारण पूछ लिया, कारण पूछ, आपदा ही तो होगा। भी कोई सी भी आपदा उठाकर पूछ लिया, उसके सारे उसमें कारण सारे आराम तक सारे पॉइंट काम करेंगे। आपदा तो बहुत सारी हो, ओलावृष्टि पूछे, कोई सी भी आपदा उठाकर पूछ लिया, भूकंप पर सवाल पूछे, भूस्खलन पर सवाल पूछे, आराम से पॉइंट सारे लिखे जा सकेंगे। ये कॉमन पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये जो आंकड़ा बढ़ता शहरीकरण, यो भूस्खलन वाले मांगा नहीं, तो भूस्खलन तो नुकसान होगा कि आबादी को तो नुकसान होगा। आबादी बची थी कि वहां जाकर पहाड़ के बराबर में, तो किसी ने कहा था वहां बचने को? तुम समझ गए? तो मैं जो कह रहा हूँ, देखो बुद्धिमत्ता कहाँ इस्तेमाल करनी, इन्हीं पॉइंट का इस्तेमाल जब करा जा सकता है जब भूस्खलन के बारे में लिखने को आगा। और उत्तराखंड में और भूस्खलन के बारे में ना लिखने को हो ही नहीं सकता, आगा पक्का 100%। मैंने सारे पर्सन देख रखे, बात समझ में आई बात? दूसरे नंबर पर आगा भूस्खलन, एक होगा भूकंप के बारे में आया तो 20 का ही आंसर देना, सही बात है। बाढ़ के बारे में आया तब भी यही आंसर देना। 3 जगह का क्वेश्चन आगा, 3 क्वेश्चन आगे, 3 में तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सके, तब भी यही कारण लिखने। एक कारण तो मैंने तुम्हें लिखवा दिया, अब दूसरा कारण लिखो। थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। वनों का ह्रास, वनों के ह्रास में लिखो। वर्ष 1981 से 2011 तक 5.85% वन नष्ट हो चुके हैं। वर्ष 2011 से 1985 तक 5.85%,
हाँ 1981 से 2011 तक 5.85% प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं। 5.85% प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं। ठीक। अब जलीय परितंत्र, जो जलीय परितंत्र है ना, हेलो, जो जलीय तंत्र, दो कारण मैंने तुम बता दिए, आपदाओं के 2 कारण बता दिए, तीसरा कारण तुम ना ध्यान लगाकर आपदा का ही, या भूकंप के बारे में जा, भूस्खलन के बारे में, बाढ़ के बारे में, इनमें तो कोई सी भी आपदा आ जा, यही पॉइंट लिखने जा, कॉमन पॉइंट मिलेगा तुम आराम से। इन ऐसा रट्टा मार लेना उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में, जब उत्तराखंड पीसीएस का मीन्स लिखने बैठ रहे हो आराम से, ये सारे पॉइंट खूब इस्तेमाल होंगे, बढ़िया करके नंबर मिलेंगे ना, काट ही नहीं सकता भाई, शॉर्टकट में लिखवा दिया सारा का सारा, डेटा भी आएगा उसमें। तो अब करना क्या, जलीय परितंत्र में परिवर्तन हो रहा है। जलीय तंत्र में परिवर्तन कैसे हो रहा है, 45% झरने सूख चुके उत्तराखंड के, 45% झरने क्या हो गए, हालत खराब हो चुकी, समझ में आई बात है, झरने पूरी तरह से सूख चुके। 21% झरने मौसमी होंगे, पहले पूरे साल भर जो झरने थे फॉल्स थे पूरे साल भर उनमें जल टपकता रहता, अब वह एक मौसम के दौरान जब बारिश होगी तभी भी झरने चलते ही नहीं। तो कारण क्या हो रहा है, जलीय परितंत्र में परिवर्तन हो रहा है। भीमताल हो ना, जो नैनीताल, वहां जो झील है, सही बात, तल्लीताल मल्लीताल, उनके अंदर भी जल क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जा रही, सही बात है, पहले उनमें ज्यादा पानी था, अब उनका पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये एक समय के बाद, आज से कोई 20-30 साल बाद सब कुछ सूख चुका होगा अगर ध्यान नहीं दिया गया। तो वही बात, अगर देखेंगे ध्यान किस तरह देंगे। अभी हम जानने कारण क्या है, हो क्या रहा, तो इसलिए आपदाएं आ गई, क्यों नहीं आ गई आपदाएं, बात सुनाई बात क्या, अगला पॉइंट लिखो पहले, जलीय तंत्र में परिवर्तन, जलीय तंत्र में परिवर्तन, कितना लिखना है समझदारी हो, इसलिए कॉमन लिखवा दे मैंने निकाल कर तुम, फिर बाद उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता ना यार। जलीय तंत्र में परिवर्तन, ठीक है, लिखो। पता क्यों क्यों सूख गए, मानवीय गतिविधियों के कारण। भारत के लोग बहुत बदतमीज है यार, सही बात है, बताऊंगा तुम्हें, ये जाएंगे वहां झरने घूमने, झरने का जब तक सत्यानाश नहीं कर देते ना, तब तो झरने में पूरे चक्कर नहीं काट लेते आसपास के ऊपर चढ़ कर, भाई झरने के नीचे खड़े होकर ना लो, आधा झरने के ऊपर खड़ा वहां, सही बात है। बेबी थोड़ा सा, बेबी सेल्फी, अब बेबी पीछे गिर गई, वो सेल्फी लेता रहेगा। लिखो लिखो, विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण, विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण, विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण, विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण राज्य के 45% झरने, राज्य के 45% झरने सूख चुके हैं, राज्य के 45% झरने सूख चुके हैं, जबकि 21% झरने मौसमी बन चुके हैं। मौसमी का मतलब एक मौसम के दौरान ही एक्टिव होंगे बस में, जबकि 21% झरने मौसमी बन चुके हैं। पिछले कुछ सालों में भीमताल और नैनीताल की झीलों की क्षमता भी कम हुई है। भीमताल और नैनीताल की झीलों की क्षमता भी कम हुई है। भीमताल और नैनीताल की झीलों की क्षमता भी कम हुई है। अब देखो कितनी बुरा हाल है यहाँ का, समझो चौथे नंबर पर, समझो बांध, यहाँ सुन लो, कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। चौथे नंबर पर समझो मेरी बात, चौथे नंबर का पॉइंट हमारे पास पता क्या है, बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण। एक तो हम बांध बना देते हैं, पानी को रोक देते हैं, फिर उसमें मछली उत्पादन करते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं। एक तो कहीं कहीं हम बिजली परियोजनाएं भी बना दो, पानी को रोक, बिजली जब बना, पानी को रोक दिया, टरबाइन घुमाएंगे, बिजली बनाएंगे, बिजली तैयार करते हैं, उन्हें पन बिजली परियोजनाएं। सबसे पहले पन बिजली परियोजना कहाँ बनाई गई थी, दार्जिलिंग में,
सबसे पहले पनबिजली परियोजना बनाई थी दार्जिलिंग में। कहाँ से? दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ से? भारत के नक्शे में हो रहा है, जो गर्दन उसकी मुर्गे की गर्दन के जैसा, देखो भारत के नक्शे में, चिकन नेक बोलते हैं उसे, समझे? सुनो सुनो, पता क्या हुआ? अब मैं 4-5 नदियों के नाम बताऊंगा तुम्हें। एक तो मंदाकिनी होगी, एक भागीरथी होगी, अलकनंदा होगी। भाई साहब 505 बांध बना रखे हैं इस पर। 244 तो जल विद्युत परियोजनाएं हैं इस पर। 244 तो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब जो इतनी सारे बांध, इतनी सारी न्यूज बन जाओ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, अगर कल में बाढ़ आ गई तो सबको समेट ले जाएगी, नहीं ले जाएगी ना? और बनाओ, इतने बांध बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी थी भाई तुम? ये भी मजा ले रहे पूरा का पूरा बांध बनाना, जल विद्युत परियोजनाएं बना रहे, बनाओ। कल को बाढ़ आ गई, नदी अपना रूप धारण करेगी, किसका मुंह फोड़ोगी? वाह, इनका ही फोड़ोगी। लिखो अब कुछ तो ऐसी 50 के आसपास परियोजना ऐसी जिन पर भी काम चल रहा है। हाँ, इसमें सब अब भी काम चल ही रहा, निर्माण दी ना कार्य, आगे बोर्ड लगा कर रखो, कार्य प्रगति पर देख कर चल रहे हैं। लिखो आगे, इसमें क्या लिखना? बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण। अगली हेडिंग बनाओ, बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण। बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण। लिख दिया? लिखो, राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों। गंगा और उसकी सहायक नदियों लिख दिया? सहायक नदियों मंदाकिनी, कोमा भागीरथी और अलकनंदा पर। मंदाकिनी, शांत नदी बोल रहे थे, चोराबाड़ी के लिए से निकला, रुद्रप्रयाग में गुजरा, यही तो भाई लेकर आई थी। कहने को तो शांत नदी है, 2013 में शांत हो गई थी यार। भागीरथी अलकनंदा पर 505 से अधिक बांध और 244 पनबिजली परियोजनाएं प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है। 505 से अधिक, भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देगा मेंस में तो 500 से अधिक, सही बात है। 505 से अधिक और 244 पनबिजली परियोजनाएं। ये 240 बोले हुए ना, तो लिख दे 200 से ज्यादा। मेंस की तो खास बात यही तो मेंस की खास बात हो। 244 पनबिजली परियोजनाएं। अब सालू जैसा फंस गया कोई अड़ी को तो 244 ही लिखेगा ना पूरा का पूरा। अब मेरे जैसे की तो क्षमता इतनी होती नहीं भाई, इतना रट्टा मार लो। अभी लिखने शुरू कर दिया लगभग, नहीं तो पूरा चार्ट आ जाती है बैठ के पूरा का पूरा। 244.3 भी लिखा तो सब लिख दे। अच्छा, प्रस्तावित है, निर्माणाधीन लिख दिया? पनबिजली परियोजनाएं प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है। अब कुछ देखो, कुछ ना समस्या पता कहाँ भी आ रही, इस कारण भी आ रही, कुछ सीवरेज ऐसे हो, बड़े बड़े गंदे नाले हो, लाकर कहाँ छोड़ दिए जा रहे? नदियों में। नदियों में लाकर छोड़ दिया रहे, समस्या तो होगी इन सभी। ठीक, लिखो अगला पॉइंट, 5वें नंबर का पॉइंट लिखो, गैर शोधित सीवेज। गैर शोधित, बिना साफ करे वो पानी को उसमें डाला जा रहा है, गलत बात है। गैर शोधित सीवेज, सीवेज, ठीक है, सीवेज। ठीक, एक कारण इसमें लिखो, गैर शोधित सीवरेज को सीधे नदी में छोड़ना भी एक कारण है। छोड़ दो इस पॉइंट, इतना पॉइंट लिख दो, रहने दो। अगले अगले पॉइंट पे जाओ, अवैध खनन। ये काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है।
कुछ लोग पता क्या करते हैं, देखो कहीं नदी होगी या पहाड़ होगा, वहाँ खनन का काम तेजी से होगा, वहाँ कह रखा कभी भी मशीन नहीं लगानी वहाँ। मान लो किसी पहाड़ के पास तुम पत्थर निकाल ले, जब पत्थर निकाल लेना वहाँ से, तो पत्थर निकालने के लिए वहाँ मशीन का इस्तेमाल ना करो, उसको बार बार खुदाई करते जाओ, नीचे तो खुदाई करते जाओ, इस मकान के नीचे तो खुदाई करते जाओ, खुदाई करते जाओ, गिरेगा नहीं, क्या नहीं हो। अभी तेजी से खुदाई करने लोग तो जल्दी गिर जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता, अवैध रूप से खनन। सरकार मना करती है, सरकार कहती है मजदूर लेके जाओ, धीरे धीरे खनन करो। सही बात, धीरे धीरे तोड़ो पहाड़ को आराम आराम से, ये नीचे मशीन लगा के पूरा पहाड़ को टट्टर पे नहीं गिरेगा वो। समझना ये बात है। तो लिखो अवैध खनन, लिखो नदी के किनारों पर पत्थरों का अवैध खनन तेजी से हो रहा है। कानूनी रूप से मशीनों द्वारा खुदाई नहीं की जा सकती। नदी के किनारों पर पत्थरों का अवैध खनन तेजी से हो रहा है। पत्थरों का अवैध खनन तेजी से हो रहा है। तेजी से लिख दिया। कानूनी रूप से मशीन द्वारा खुदाई नहीं की जा सकती है। कानून तो मना करता है ना, जो उन्होंने खनिज प्रबंधन एक्ट बना रखा, खनन वाला माइनिंग एक्ट बना रखा, उसमें मना कर रखा, कानूनी रूप से मशीन द्वारा खुदाई नहीं की जा सकती। लिख लो, फिर उसके बाद से मेन से लिखोगे जाकर, सीधा से पढ़ोगे। समझ गए। तीर्थाटन या और पर्यटन, अगली हेडिंग, तीर्थ यात्री नहीं आते क्या आपके जैसे, पर्यटन यात्री घूमने जाते हैं। कुछ दिन पहले तो आप घूमने गए थे। हाँ, तीर्थाटन और पर्यटन। चलो, सबसे पहले जब तुम घूमने गए थे, कहाँ गए थे घूमने? हटकाली मंदिर, हटकाली था डाटकाली था? हटकाली तो कुछ होता नहीं, मैं सोचा यार हटकाली। अच्छा, जहाँ तुम गए थे डाटकाली, बाहर से कितना अच्छा दिखाई दे रहा था मंदिर, ठीक है, सबकी नजर वहीं गई होगी। जहाँ तुम पीछे बैठकर सेल्फी खींच रहे थे ना, जहाँ गाड़ी खड़ी हो, पार्किंग हो, उसके साइड में देखो कितनी गंदगी कर रखी थी लोगों ने। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसका मैनेजमेंट नहीं है। उन पन्नियों की इतनी सारी पन्नियां, इतनी सारी पॉलीथीन, इतना सारा कूड़ा कचरा। कुछ दिनों बाद कूड़े वहाँ कचरे का पार्ट दिखाई देगा, फिर वहाँ सेल्फी खींचोगे खड़े होगे। अच्छा, तेने भी ये काम करा था इन कूड़े को? मैंने नहीं करा होगा बिल्कुल, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता बिल्कुल। मैं पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम नहीं करता। चलो बात ना हाँ, कल परसों बता रही करती वहाँ गुच्चू पानी के अंदर, वहाँ सच में इतनी भीड़ हो जा, इतनी भीड़ हो जाए पर्यटन यात्रियों की, वहाँ निकलने की जगह तक नहीं होती। सच में इतनी भीड़ हो जाए वहाँ, तो अभी सर्दियों में इतनी भीड़ हो रही है वहाँ से, तो वहाँ पता नहीं कितनी भीड़ होती होगी गर्मियों में, पैर रखने तक की जगह नहीं होती वहाँ से। समझ में आई बात है। तो क्या हुआ, यहाँ के आसपास के लोग जाते हैं, तो हम भी कल परसों वहीं घूम रहे थे भाई, सही बात है, तो घूम रहे थे आपस में जाकर, कोई ऐसा पढ़ कर फोटो खींचे, कोई ऐसा, अरे उसमें ही बढ़कर चाय पी रहे, गिलास उसको फेंक दिया बेवकूफ आदमी। सही बात है। लिखो, भारी संख्या में सैलानियों और तीर्थयात्रियों का पहुंचना, भारी संख्या में सैलानियों और तीर्थयात्रियों का पहुंचना यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। इकोसिस्टम नष्ट हो गया है यहाँ का। पता नहीं, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो रहा मतलब यार, बार बार थोड़ा बताऊंगा मैं, हद होगी। भाई इतनी सारी आपदा आ गई,
समाधान भी तो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपदा का कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब आपने समस्या बता दी तो उसका समाधान भी करो, और जब तक समाधान नहीं होने का फायदा क्या होगा? फिर कॉपी में हेडिंग बनाओ, लिखो समाधान, हेडिंग बनाओ समाधान, या हेडिंग बना सको आपदा प्रबंधन, आपदा का प्रबंधन करो, मैनेजमेंट करो कुछ इसका समाधान, उसके नीचे ब्रैकेट में हेडिंग बना लो आपदा प्रबंधन। पहली बात जान लो हमने राज्य के अंदर आपदा से निपटने के लिए यहाँ की सरकार के द्वारा क्या करा गया, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से मेरे। मैनेजमेंट सफल कैसे होंगे, हमने क्या क्या कर रखा है, ध्यान से सुनना चाहिए। पहली बात, हमने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपना रखा है, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही बाढ़ आई होगी तो हम बाहर से सीखे लगे, सही बात या? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मॉडल अपनाएंगे, वहां के अंदर जो मॉडल राज्य में स्टेट वहां जो अपना रखा, सेम मॉडल हमने अपनाया। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ एक मंत्रालय बना दिया, मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन मंत्रालय, ये बना दिया हमने। ये सुन लो, कोई प्रॉब्लम? सबसे पहला काम कर रखा हमने, एक आपदा प्रबंधन मंत्रालय बना दिया। अब जब सरकार किसी चीज को लेकर मंत्रालय बना देना, इसका मतलब सरकार से लेकर बहुत सीरियस आपदा को लेकर। और क्यों ऐसा, पता कहां से? ऐसा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, हमने भी ऐसा ही कर दिया। अच्छा भाई कौन हो तुम? ये हम तो ऑस्ट्रेलिया वाले, तुम्हारे यहाँ क्या हो? हमने तो भाई मंत्रालय बना रखा है भाई, हमारे यहाँ तो हर साल बाढ़ हो, तुम यहाँ बाढ़ राज्य बना रखा है, राज्य आपदा प्रबंधन मंत्रालय, राज्य आपदा प्रबंधन, उसका एक मंत्री भी होगा। अब बताओ राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है इस टाइम? पता ही नहीं होगा, सर्च करके देख लो, कोई बात नहीं है, एक मंत्री भी होगा उसका, समझने की बात है, उसका एक मंत्री भी होगा। मंत्री वही बन सका जो विधायक होगा, समझ बात है? जब तक मैं विधायक नहीं बनेगा तो मैं मंत्री कैसे बन जाऊंगा? तो बहुत जरूरी है, तो पर्चा भरो और मंत्री बन जाओ बड़े प्यार के साथ, चलो ये भी सही है। उसके बाद हमने क्या, उसके बाद हमने पता क्या कर रखा, राज्य के अंदर आपदा न्यूनीकरण केंद्र बना रखा है, आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र, आपदा डिजास्टर न्यूनीकरण, DMM, डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिमम अथॉरिटी, ये सेंटर भी कह सको, केंद्र भी कह सको, अथॉरिटी कह सको। ये हमने प्राधिकरण बना रखा है पूरा पूरा राज्य के अंदर, एक प्राधिकरण बना रखा है। प्राधिकरण का मतलब वो अथॉरिटी बना रखी है, एक कोर्ट की तरह काम करो, आपदा के सारे मामले यही देखे जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपदा में कुछ भी जारी करना हो सभी बताएंगे पूरा का पूरा राज्य के अंदर, याद रहेगी बात, राज्य के अंदर आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र बना रखा है, हमने सेंटर बना रखा पूरा का पूरा, ये तो बना ही रखा है। और तो और भी हम, ताकि हमारे यहाँ 13 जिले, 13 के 13 जिलों के अंदर यूं समझ जाओ, एक हमने उनके लिए एक अलग प्रकार की अथॉरिटी डेवलप कर दी, राज्यों के अंदर तो कर ही रखी, जिलों के अंदर भी कर दी। कितनी बढ़िया बात है, इंपोर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हरिद्वार में कुछ भी समस्या हो जाए, टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है हमने, 107777 को कॉल कर दो, एकदम काम हो जाएगा तुम्हारा। ये सुनो, तो बहुत अच्छा काम कर रखा है हमने, 107777 पर तुरंत कॉल कर, यही मिलेगा तुम्हारे यहाँ, कुछ भी आपदा आ जाता। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, एक फंड भी बना रखा है। जो फंड बना रखा है ना, पैसा, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए पैसे चाहिए, एक खाता बना रखा, पूरा एक निधि बना रखी। सुन लो, एक खाता भी बना रखा है हमने, पूरी निधि बना रखी, पूरी राज्य आपदा प्रबंधनकरण निधि, राज्य आपदा प्रबंधनकरण निधि, या राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, न्यून करना, कम करना, मिनिमम करना, किस उस आपदा को, समझ बात है, डिजास्टर को। ये सर नो, ये बना रखा पूरा। कौन सा मॉडल है? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल में क्या हो, सबसे ऊपर तो एक राज्य के अंदर पता क्या होगा, राज्य के अंदर एक मंत्रालय होगा, मंत्रालय का एक मंत्री होगा। फिर उसके बाद हमने क्या बना रखी है, अथॉरिटी बना रखी है। अथॉरिटी का मतलब प्राधिकरण, एक प्रकार के कोर्ट की तरह काम करना, जो गाइडलाइन दिशा निर्देश देने का काम हो, आपदा के बारे में क्या क्या करना, अब क्या करो, अब क्या करो, अब कहाँ कितने लोग भेजने, अब कहाँ कितने लोग, सारा काम इसका अथॉरिटी का, ये अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। और ऐसी अथॉरिटी हमने राज्य के अंदर तो बनाई रखी, ऐसी अथॉरिटी हमने जिलों के अंदर बना दी। कल को हरिद्वार में कुछ भी समस्या हो जाए, उनके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया, हरिद्वार के लिए भी, राज्य के लिए तो है ही, हरिद्वार के लिए भी, देहरादून वालों के लिए अलग, उधम सिंह वालों के अलग, अलग अलग तरीके। तो और भी आसान करने के लिए हमने उससे भी छोटे लेवल पर गाँव गाँव जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर कमेटी बना दी। वह बात अलग है, तुम उन कमेटी के बारे में कुछ पता ना हो, सही बात है, वही कमेटी, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी ना, तुरंत वहाँ कमेटी के लोग तुम्हारे वो मदद करने जाएंगे। तुमने नाम सुना है NSS का?
राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस का कैंप लगा, तो जो एनएसएस वाले हो ना उन्हें भी यही चीज सिखाई जा। कक्षा 6 से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों की क्लास में पीछे 1-2 चैप्टर डालता हूं आपदा के, ताकि बच्चों को जागरूक करा जा सके। सही बात है, ये सारे काम कर रहे हैं हम। सही बात है, 6 से लेकर 10वीं तक बच्चों की किताब में लास्ट में 1-2 चैप्टर डाल देंगे आपदा के। ठीक है, आपदा प्रबंधन किताब का नाम है, 10वीं क्लास की किताब का, एनसीईआरटी का नाम आपदा प्रबंधन की किताब भी है, 3-4 पेज की, समझ, ताकि बच्चों को वहां समझाया जा सके आपदा से निपटने के लिए। करोगे भूकंप आ जाए क्या करोगे बताओ? कोने में जाकर खड़े हो जाइए, दीवार छत गिरेगी ना, वहां हाथ रखकर खड़े हो जाइए, तो दीवार बीच में तो गिरेगी, वहां गिरेगी तो सही बात है, छत गिरेगी यहीं तो गिरेगी बीच में। तो ये जागरूक करा जा, वहां बच्चों की क्लास में पढ़ाया जा। वह बात अलग, बच्चे ऐसे क्वेश्चन रट के जाते हो तो लिख देते हैं, समझ नहीं पाते मतलब बच्चे सब, भारत के लोग ना किसी न किसी चीज का जुगाड़ निकाल ही ले, एक्सपर्ट है इस मामले में तो भारत के लोग। समझ गए क्या क्या कर रखा है हमने, कौन सा मॉडल अपना रखा है? ऑस्ट्रेलियन मॉडल। लिखो 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 लिखो, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को अपनाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को अपनाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को अपनाया गया है। बनाया गया, लिख दिया। इसमें आपदा प्रबंधन मंत्रालय, इसमें एक आपदा प्रबंधन मंत्रालय, ऐसे लिखो, एक आपदा प्रबंधन मंत्रालय, आपदा प्रबंधन लिख दिया, तथा आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में, आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में, आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, कोमा लगाओ, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कोमा लगाओ, लिख दिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एक फंड बना रखा हमने, पैसा रखा है हम, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, लिख दिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया है, ये ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। चलो भाई, बात समझेंगे बात। और क्या क्या करा हमने, ये पहला पॉइंट हमारे पास, जो समाधान है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास, ध्यान से सुन लो, यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, यार एक बात बताओ, अगर यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए हमने फिल्म बनाई, टाइम लगो तो घर जाके जरूर देखना है, आपदा के ऊपर बनी हुई, लिख लो, तुम लिखो, जन जागरूकता हेतु, जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म, जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म डंडी कंठी, डंडी कंठी, ये पूछा जा, डंडी कंठी, इस फिल्म का नाम पूछा जा सके, डंडी कंठी, डंडी कंठी की, डंडी कंठी लिख दिया, कि गोदमा, देखिए मैंने देखी यार पिक्चर, यार देखूंगा जब टाइम लगा। डंडी कंठी की गोदमा के प्रदर्शन के अलावा, के प्रदर्शन के अलावा देखो, एक तो हमने फिल्म बना रखी है ताकि लोगों को जागरूक करा जा सके, और पता क्या है, 3 महीने बाद हम एक त्रिमासिक पत्रिका निकाल ले, आपदा प्रबंधन, पत्रिका का नाम आपदा प्रबंधन, आपदा का मैनेजमेंट कैसे करा जा, ताकि उस 3 महीने के बाद उस पत्रिका को पढ़कर वह बात लगे, तुम नाम ही पता लग रहा है उसका, 3 महीने बाद यहाँ मासिक पत्रिका निकल, त्रिमासिक पत्रिका निकाल ले जा, ताकि लोगों को जागरूक करा जा सके। लिखो,
इसके अलावा आपदा प्रबंधन नामक त्रिमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन नामक त्रिमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। समझ नहीं बात? और पता क्या करा हमने, 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को पाठ्यक्रम के अंदर डाल दिया ये सिलेबस आपदा प्रबंधन का। यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में उनकी पाठ्यक्रम में सिलेबस जोड़कर उन्हें जागरूक करा जा सका। लिखो कक्षा 6 से, इसमें लिखना वह कक्षा 6 से, इसी पॉइंट में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों को आपदा प्रबंधन हेतु जागरूक करने के लिए, आपदा प्रबंधन हेतु जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में एक करिकुलम के अंदर डाल दिया उसका। पाठ्यक्रम में यह पढ़ाया जा रहा है। पढ़ते फिर भी नहीं आगे बच्चे। सर और क्या कर रहे हैं हम? हाँ, एक तो अभियंता हो, अभियंता जानते किसे क्या? अभियंता, सिविल इंजीनियर, उन्हें सलाह दी जा रही कल कोई बिल्डिंग बनाओगे ना, सरकारी बिल्डिंग, इन्हें भूकंप रोधी बनाइए। पहले जो सिविल इंजीनियर हो, पुल बनाओगे ना भूकंप रोधी बनाइए, हिल जा डुल जा लेकिन गिरा ना यार पुल हो, यार बिल्डिंग गिरनी चाहिए, सरकारी बिल्डिंग हो। राजमिस्त्री को भी सलाह दी जा रही भूकंप, हाँ मजाक नहीं कर रहे, रिलेटिव बात है यार। राजमिस्त्री हो गए हमारे पास, अभियंता हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, इन्हें जागरूक करा जा रहा है कि भूकंप रोधी मकान बनाया जाए, भूकंप आने का कोई असर ना पड़े। और इंपॉर्टेंट जो लिखना वो बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो साइड में होगा पूरा का पूरा, इसे मत लिखना। 8 तो हमारे पास जिले हो गए जहाँ बहुत डेंजरस जिले हो गए। 2-3 जिले ऐसे है ना, 4-5 जिले ऐसे काट दो जहाँ भूकंप का कम असर पड़ेगा। हरिद्वार को क्या असर पड़ेगा भूकंप का? कुछ है ही नहीं यहाँ से, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थोड़ा ही है यहाँ से। मान लो एक बिल्डिंग यहाँ से, दूसरी बिल्डिंग यहाँ से, दोनों बिल्डिंग आपस में गिर गई, 4-5 बिल्डिंग आपस में गिर गई तो कहाँ जाएगी? आपस में एक दूसरे पैसे गिर जाएगी, इतना तो लोग नीचे निकल भाग जाएंगे। सोचने वाली बात है, कहाँ जाएंगे? अकेली कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो बेवकूफ होगा, पागल। इतनी सारी बिल्डिंग, इसलिए अकेली बिल्डिंग कोई नहीं बनाता। छोटे में कोई अकेली बिल्डिंग इतनी बड़ी क्यों बनाता ही नहीं? 5-6 बिल्डिंग एक साथ इकट्ठी खड़ी हो। मान लो कोई बिल्डिंग गिरेगी, इधर गिरेगी तो इसी स्टाइल से बनाई जाए, कल गिरी भी गई ना, एक इधर गिर के एक इधर गिर के, इतने चुन्नू मुन्नू तरह भाग जाएंगे इधर। समझ गए? तो राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जो संवेदनशील है और 52 विकास खंड और 65,046 गांव, उसमें समितियां बनाई गई। क्या बनाई? लिखो, एक पॉइंट लिखो और लिखो विशेष तौर पर, अगले पॉइंट में विशेष तौर पर संवेदनशील राज्य के 8 जिलों, 52 विकास खंडों तथा 65,046 गांवों, 52 विकास खंडों तथा 65,046 गांवों, 65,046 गांवों में आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। ठीक, अगर राज्य में तुम्हें कहीं भी समस्या खड़ी होगी, मान लो कल मैं नैनीताल में घूम रहा है, वहाँ अचानक बाढ़ आ जा, ठीक, या वहाँ बादल फट जा अचानक, और जहाँ बादल फटा था ना, मेरे साथ 4-5 तुम सब मेरे साथ घूमने गए थे, समझ बात है, जहाँ बादल फटा तुम उधर घूम रहे थे, मैं इधर बैठा हुआ था, बादल फट गया तुम साफ, सही बात है। फोन करना पड़ेगा मुझे, कहीं तो करूँ, किससे फोन करूँ?
99 27 29 34 28 फोन करूँगा अपने नंबर पर क्या फोन करूँगा, समझ नहीं बात। राज्य में कहीं तो फोन करूँगा, ठीक। एक तो हूँ मैं नैनीताल जिले वाले को फोन कर दूँ, बना रखा है सिस्टम में, ऑस्ट्रेलिया मॉडल है ना, सही बात है। एक हो सके मैं राज्य में कहीं भी फोन कर दूँ, देहरादून में जाकर फोन, फिर अपने आप फोन कर देंगे, नहीं समझे। एक तो मैं राज्य के नंबर पर फोन कर सकूँ, एक उसी जिले के अंदर फोन कर सकूँ। तो मैं तुम राज्य का नंबर ही बता रहा हूँ, जिले का नंबर ही बता रहा हूँ, और याद कर लेना, समझ की बात है। हाँ मजाक नहीं कर रहा, लिखना पड़ेगा तुम्हें कि राज्य स्तर पर तो हमने जो नंबर जारी कर रखा है, टोल फ्री नंबर, अगर फोन में सिम भी नहीं है तब भी नंबर फोन लगेगा, नहीं सर सही बात है। नेटवर्क नहीं है तब भी फोन लग जाएगा, लगा के देखे तो चलो। अब किसे बुलाओगे भी, किसे बुलाओगे, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है। जाओ 1070 क्या नंबर है, हाँ नंबर है जो राज्य वालों का, स्टेट वालों का, लिखो उसमें जो मैं कहूंगा वो लिखना, वो लिखो राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय, अगला पॉइंट लिखो राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों का टोल फ्री नंबर, राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों का, राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों का टोल फ्री नंबर 1070 है, 10 कितना 70, 1070 को फोन कर दियो, ठीक है। बादल फटे, फोन पर लोग लगा रखा, चले लिख दिया ना। अब लिखो जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्र, जनपद स्तरीय परिचालन केंद्र का टोल फ्री नंबर, जनपद स्तरीय परिचालन केंद्रों का टोल फ्री नंबर 1077 है। बहुत डेटा लिखवा दे तुम, आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा। 1000 कितना 70, हाँ 77 77 सॉरी। और क्या काम करें हमने, मसूरी नाम सुना, मसूरी, मैं बोलता हूँ मंसूरी, मेरी फ्रेंड इंग्लिश मीडियम की थी वो बोलती थी मसूरी, मसूरी, तुम क्या बोलते हो, मंसूरी बोलते हो, मंसूरी, मंसूरी बोलते हो। अच्छा हमारे यहाँ के सारे इस तरह ही बोलते हैं, सारे आसपास जितने भी बोल रहे न ट ठ ड इनका ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तुम क्या बोलो, मंसूरी बोलो, मसूरी, अभी बोलना शुरू करा ना, मेरी फ्रेंड की नकल कर रहे हो तुम, ठीक। हमने बताया क्या कर रखा है, लाल टिब्बा मसूरी के अंदर, सुन लो, लाल टिब्बा के अंदर रडार लगा रखा है, दिखाऊंगा रडार तुम, और रडार पता क्या कर रहा है, रडा ही रहा हो, और रडाने का मतलब जानती, रडाने गांव में रडाने का मतलब ऐसा करके, वो रडार ने पता क्या करेगा, वो 10 जिले ना आसपास उन पर नजर रखेगा, 2-3 जिले तो हटा दो यार, वहां थोड़ा कुछ नहीं समस्या खड़ी होने की, वो उन पर सब पर नजर रखेगा, वहां कुछ घटना तो नहीं घट रही, आपदा तो नहीं आ रही, और इस सैटेलाइट तक जुड़ा हुआ सीधा सैटेलाइट तक, वो सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर घूम रही, उसको कनेक्ट कर 10 जिलों में जानकारी देगा, यहाँ यहाँ ये समस्या, समझ गए कहाँ लगा रखा हमने, मसूरी के अंदर। लिखो अगला पॉइंट, लिखो संचार प्रयोजन से लाल टिब्बा में, लाल टिब्बा के ब्रैकेट में लिख दो मसूरी, लाल टिब्बा में एक रडार की स्थापना की गई है। देखा कितना काम कर दिया मैंने उत्तराखंड वालों ने, आपदा फिर भी नोक पाते, ये लगा रखा, वो लगा रखा, वो रखा, वो रखा, देख कितने काम कर रखे हैं, आपदा फिर भी नौकरी नहीं। हो गया यहां तक, रडार की स्थापना की गई है, तथा 10 पर्वतीय जनपदों को, तथा 10 पर्वतीय जनपदों को, 10 जो पहाड़ी जिले, 10 पर्वतीय जनपदों को सैटेलाइट फोन के माध्यम से जोड़ा गया है, सैटेलाइट फोन के माध्यम से जोड़ा गया है, सैटेलाइट, चले। और क्या करा है हमने, उत्तराखंड वालों ने पता क्या करा, उत्तराखंड वालों ने सुन क्या करा,
हमने एक ऐप लॉन्च कर रखा है, दामिनी। 40 किलोमीटर के एरिया में, समझ लो 40 किलोमीटर के एरिया में कहीं बिजली बाजली गिर गई ना, आराम से तुरंत सूचना मिल जाएगी। तुम पहले मैसेज आओ तुम्हारे फोन में, डाउनलोड कर ले घर जाकर सुन लो। ठीक, सवाल ये नहीं है, सवाल पूछेगा ये दामिनी ऐप नवंबर 2018 में लागू करा है। देखो नवंबर 2018 में क्या कर रहे थे तुम, ये दो, इसकी डेट भी याद रखनी क्योंकि फैक्ट काम आ सके फिल्म्स में। इसकी डेट भी याद रखनी। दामिनी नाम का ऐप क्यों लॉन्च करा गया पता लग गया, आपदा से निपटना। और आपदा में भी क्या, जो बिजली गिरने की घटना हो उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ, पहले ही सूचना दे देगा पूरा पूरा। ये सर नो, ठीक है, लिखो दामिनी ऐप। अगला पॉइंट में लिखो दामिनी ऐप। और दामिनी ऐप किसने किसने, कौन सी संस्था, आईएमडी, एक तो आईएमडी होगी प्लस एक आईआईटीएम, इसे बोलते हैं इंडियन इंटर्न ट्रॉपिकल मैनेजमेंट होगा शायद, हाँ संस्थान। इसे कहते हैं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसका नाम है आईआईएमटी, पुणे का ना संस्थान है। और ये आईएमडी होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी जिसे बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये दो संस्थाएं, ध्यान से सुनो, ये दो संस्थाएं, एक तो ये संस्था होगी, एक ये संस्था होगी। इन्होंने नवंबर 2018 के अंदर ये ऐप लॉन्च करा। और ये ऐप क्या करता भैया, इसके अंदर जीपीएस सिस्टम फिट, और वो क्या करेगा 40 किलोमीटर के एरिया में अगर कहीं भी, ठीक है, जहाँ ऐप एक्टिव होगा उस एरिया में पहले ही चेतावनी दे देगा, ठीक है, इस एरिया में कि यहाँ पहले ही बिजली गिर सकती है, इस क्षेत्र में मत जाना बिल्कुल भी। लिखो दामिनी ऐप लिख दिया तुमने, नो लिखो आईएमडी लिख दो, आईएमडी प्लस शॉर्टकट में लिख दो आईएमडी प्लस आईआईटीएम पुणे द्वारा नवंबर 2018 में इस ऐप को बनाया गया। इस ऐप की पता क्या खास बात है, तुम्हारी स्थानीय भाषा में जानकारी देगा। अगर तुम हिंदी बोलते हिंदी में, सही बात है, हिंदी बोलते हैं हिंदी में, तमिल बोलते तमिल में, तेलुगु बोलते तेलुगु में, उसी जानकारी, उसी भाषा में जानकारी देगा। 40 किलोमीटर के लिए बढ़िया नहीं आया, ठीक। न्यू लिखो, इस ऐप पर जीपीएस लोकेशन के, इस ऐप पर जीपीएस लोकेशन के 40 किलोमीटर की परिधि में, जीपीएस लोकेशन के 40 किलोमीटर की परिधि में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान विभिन्न प्रकार की स्थानीय भाषाओं में प्राप्त किया जा सकता है। आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान विभिन्न प्रकार की स्थानीय भाषाओं में प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे समाधान हो गए। अगला पॉइंट बताओ, NDRF। देखो कहीं भी तुम्हें दिखा देंगे में ऑरेंज कलर की जैकेट वाले मिल जाए, जहां भी अगर वो आ जा आपदा, ऑरेंज कलर की जैकेट वाले मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। एनडीआरएफ की टीम हो, पीछे लिखा है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। हमने पता क्या सोचा, जून 2013 की बाढ़ आई थी ना, उसके बाद हमने सोचा हमने करा नहीं, हमने सोचा कि हम SDRF बनाएंगे। ये तो नेशनल, ये तो कहीं पहुंच जाएंगे पूरे देश में। एनडीआरएफ पहले पूरे देश में कहीं पहुंचा, बाढ़ आ गई, एनडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंच जाएगी हेलीकॉप्टर लेकर, चलो भाई बचाओ राहत के कार्य, इन्हें इस चीज की ट्रेनिंग दी जा, एनडीआरएफ वाले तुरंत पहुंच जाएंगे। तो उत्तराखंड वालों ने सोचा उत्तराखंड में कहीं भी बाढ़ आ गई तो हम एक टीम बनाएंगे SDRF। पता नहीं बनाई नहीं बनाई, भर्ती तो निकली नहीं इसकी, भर्ती नहीं तो यहाँ के लड़के वीरान थोड़े घूमते हैं। SDRF ये फोर्स बनाने की बात चली थी, इसे बोलते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। उत्तराखंड में इसकी बनाने की बात कही थी, बनाने की क्या कही थी, बात कही थी, समझे ना। भर्ती नहीं हुई इसकी, क्या होगी भर्ती इसकी। SDRF ये कहती है एनडीआरएफ की तर्ज पर, बिल्कुल जैसी फोर्स हमने पूरे देश में बना रखी है। एनडीआरएफ वाले कहीं पहुंच जाएंगे,
वायनाड के अंदर अभी लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, ये वहीं पहुंच गया एनडीआरएफ पहले। इसी तरह राज्य में कहीं भी बाढ़ आई, सही बात है, इस पूरे एरिया में बादल फट गया, वहां से हरिद्वार में पहली बार बादल फट रहा, सही बात, पूरे एरिया में हरिद्वार तबाह हो चुका पूरा का पूरा। एसडीआरएफ पहले, बस मैं बचा पूरे हरिद्वार में, कुछ नहीं बचा, सही बात है, मैं बचा, मैं फोन कर रहा एसडीआरएफ पहले, हाँ भाई कहाँ हो तुम, अरे या तो फोर्स बनी नहीं है अभी, ठीक है मैंने एसडीआरएफ पहले भेज तो बेचारा एनडीआरएफ पहले यार, एसडीआरएफ पहले नहीं आएंगे, ठीक है। तो फोर्स बनाने की तैयारी चल रही थी, तैयारी चल रही, ठीक चला बनाना, अच्छी बात है, चलो लिखो, लिख लो, बना दो, कागजों बनाओ, कागजों बनाओ बनाओ बनाओ, लिखो कागजों पे, यहाँ सब कुछ बन रहा है यार, देखो अगली हेडिंग, अगली हेडिंग लिखो एसडीआरएफ, एसडीआरएफ, ठीक, लिखो राज्य में अति संवेदनशील आपदाओं से निपटने हेतु अति संवेदनशील आपदाओं से निपटने हेतु 21 जुलाई 2013 को 21 जुलाई 2013 को एनडीआरएफ की तर्ज पर, एनडीआरएफ की तर्ज पर 21 जुलाई 2013 को एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ बनाने की मंजूरी दे दी है, एसडीआरएफ बनाने की मंजूरी दे दी है, एसडीआरएफ बनाने की मंजूरी दे दी है। हो गया तक, ये काम करें हमने, कितने पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हो गए यार, हो गए ना आराम से। जब भी उत्तराखंड पीसीएस का मेंस लिखने का मन करे और आपदा के बारे में क्वेश्चन आवे, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, सही बात है, पता लग चुका मैं क्या कह रहा हूँ। उत्तराखंड पीसीएस के अंदर अगर आपदा के बारे में अगर कुछ भी पूछे तो आराम से जो तू जाकर कॉपी करके भाग जाना। इसी आज की क्लास केवल उत्तराखंड के पीसीएस के मेंस के विद्यार्थियों के लिए थी, सही बात है। छोटे छोटे फिल्म्स के बीच में फैक्ट भी है, वो भी हमने कवर ही करवा दिए गए, लेकिन आज मैं जो डेटा भेजूंगा तुम्हें उसका पीडीएफ जरूर पढ़ लेना सारा का सारा, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी तो संवेदनशीलता आ, समझना ही बात है। ये कौन सा मॉडल बना रखा है उत्तराखंड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाढ़ को रोका जाना, सही इसी तरह हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बाढ़ को, भूस्खलन को, अतिवृष्टि को। अभी कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, अभी बैठने में ना कहाँ छुट्टी होगी, मेरे इसके अंदर कितनी कैपेसिटी में भी लगातार 10 बंदे और बोल सकता हूँ, ठीक है। अब पहली बार लिखा तुमने इतनी इस क्लास में बैठ कर इस तरह, और लिखने की आदत डाल लो भैया, अगर मेंस वगैरह देना तो समझ में आया बात, ठीक। और अभ्यस्त नहीं होना तुम इस चीज़ के। हिंदी साहित्य की कितनी क्लास करके लेकर आनी, 6 क्लास, 6 की 6 पढ़ूंगा, सुनूंगा, याद रखना बात है टू जेड।